हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास के अंदर में हमने एक चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम था प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। याद है क्या? ये जो चैप्टर हमने शुरू किया था प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके तहत हमने क्या देखा था कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको बनाने के लिए हमने ये भी एक चीज़ पढ़ी थी भाई। अल्टीमेटली जब हम फाइनल अकाउंट्स की बात करते हैं तो फाइनल अकाउंट्स बनाने के पीछे दो पर्पजेज होते हैं। एक होता है टू नो प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहला पर्पज है टू नो प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरा पर्पज है टू असर्टन द फाइनेंशियल पोजीशन। दो पर्पजेस कौन से हो गए? प्रॉफिट एंड लॉस जानना और फाइनेंशियल पोजीशन जानना। ये दो पर्पज के तहत हम ये स्टेटमेंट्स बनाते थे। प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए वी कंपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दैट इन सिंपल वर्ड हम उसको सिंपल वर्ड्स में हम क्या बोल सकते हैं? वी वांट टू कंपेयर इनकम एंड एक्सपेंसेस या नॉमिनल अकाउंट जिसको हम बोल सकते हैं। वी वांट टू कंपेयर ओनली नॉमिनल अकाउंट। एंड व्हेन इट कम्स टू असर्टनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को कंपेयर करते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हम किसका कंपैरिजन करेंगे? वी आर गोइंग टू कंपेयर ओनली एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। क्या का कंपैरिजन करेंगे हम? एसेट एंड लाइबिलिटी। और ये कंपैरिजन हम दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हैं कि वी आर गोइंग टू कंपेयर रियल एंड पर्सनल अकाउंट। क्या कंपेयर करने वाले हम? रियल एंड पर्सनल। तो ये जो नॉमिनल अकाउंट का कंपैरिजन होता है वो इनकम स्टेटमेंट में होता है। अलग अलग प्रकार के बनते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, P&L, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। हमको एज पर कंपनीज एक्ट जो बनाना है, कंपनी एक्ट के हिसाब से जो बनाना है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। देखा जाए तो ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर अलग अलग बनाता है। बट कंपनी क्या बोलती है, चाहे फिर आप ट्रेडर हो, मैन्युफैक्चरर हो या सर्विस प्रोवाइडर हो, एवरीवन विल गोइंग टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन, ताकि उनके स्टेटमेंट कंपेयर करने रहे। टाटा मोटर्स की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, वो अगर ये तीन चीज़ बनाएगा और जियो जो सर्विस प्रोवाइडर है वो सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएगा तो दिक्कत क्या हो जाएंगी? अगर कोई बंदा जियो को टाटा मोटर्स से कंपेयर करे, अगर कोई बंदा जियो को टाटा मोटर्स से कंपेयर करे तो दिक्कत क्या होंगी? वो क्या बोलेगा कि यार जियो वाले ने कम स्टेटमेंट्स दिए, जबकि टाटा भाई जो है, अपन रतन भाई जो है वो 3 स्टेटमेंट दे रहा है एंड मुकेश भाई ने सिर्फ 1 स्टेटमेंट दिया है, तो उनको गलत बोलने लगेगा। जबकि ऐसा नहीं है, ये उस बिजनेस की रिक्वायरमेंट है कि वहाँ सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता है और इस बिजनेस की रिक्वायरमेंट है कि यहाँ तीनों अकाउंट बनते हैं। तो इसको ओवरकम करते हुए, इन चीज़ों को, इन सिनारियों को ओवरकम करते हुए कंपनी एक्ट ने आपको यहाँ पे मदद की है। वो बोला है चाहे आप कोई भी बिजनेस कंसर्न रहो, चाहे आप कोई भी बिजनेस कंसर्न रहो, एवरीवन विल गोना प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। आप सबके सब क्या बनाने वाले हो? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाने वाले हो। ये बॉडी में गया है तो थम्स अप दे दो, ये बॉडी में गया है तो थम्स अप दे दो। इसीलिए हम यहाँ पे कंपनीज एक्ट में क्या बनाते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हम क्या बनाते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसा बनता है, क्या बनता है? तो वो इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड बनाया जाएगा। पीरियड खत्म होने के बाद यहाँ हेडिंग दी जाती है फॉर द पीरियड एंडिंग या फॉर द ईयर एंडिंग, मंथ एंडिंग, जो भी अकॉर्डिंगली आप यूज़ करते हो, जितने भी पीरियड का आप स्टेटमेंट बना रहे हो। क्योंकि अकाउंट्स में पीरियड डिफाइन नहीं है, पीरियड इनकम टैक्स में डिफाइन है। आप पढ़ोगे जब आप असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ये दोनों डेफिनेशंस पढ़ोगे तो वहाँ स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि 1 अप्रैल से चालू होकर 31 मार्च पे खत्म होता है। अकाउंट्स में 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना कुछ भी चलता है। तो इसलिए हम लिखते हैं फॉर द पीरियड एंडिंग या फॉर द ईयर एंडिंग, मंथ एंडिंग, डे एंडिंग, जो भी आप हेडिंग देना चाहो दे सकते हो। इंपॉर्टेंट है यहाँ फॉर द लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? फॉर द। और बैलेंस शीट जो बनती है इससे आपको फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, समय बीत जाने के बाद। और यहाँ हेडिंग दी जाती है एज ऑन, एज एट, जो भी आप देना चाहो आप दे सकते हो यहाँ पे। ये शेड्यूल 3 पार्ट 1। ये शेड्यूल 3 और पार्ट 1 क्या है? बेसिकली जो हमारे बेयर टेक्स्ट होता है, बेयर एक्ट जो कंपनीज एक्ट है, उसके आखिर में कुछ एनेक्चर्स दिए होते हैं, वो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो वो एनेक्चर्स के ध्यान में रखते हुए ये बनाया हुआ है। उसमें से पार्ट 2, पार्ट 1 आई होप क्लियर है, समझा है? थम्स अप दो। इसका फॉर्मेट हमने कल बात किया था, इसके फॉर्मेट पे हमने कल बात किया था। फॉर्मेट इस तरीके से जाता है। अगर हम बैलेंस शीट के फॉर्मेट में अगर बात करें तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट गोज लाइक दैट। इक्विटी ऊपर, लाइबिलिटीज ऊपर, एसेट्स नीचे, अगल बगल में नहीं रहता, ऊपर नीचे रहता है। इक्विटीज ऊपर, एसेट्स नीचे। इक्विटी के हम देखेंगे तो 4 हेड्स है। इक्विटी के अंदर में क्या क्या 4 हेड्स है? शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। शेयर होल्डर्स फंड यानी कि यहाँ पे ओनर्स फंड आता है। ओनर्स फंड में शेयर कैपिटल है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस आ जाएगा। रिजर्व में प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल में ऐड नहीं होता, कल डिटेल में समझाया था। कैपिटल में ऐड नहीं होता, प्रॉफिट एंड लॉस अलग से दिखेगा। जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम वगैरह सब यहाँ जाएगा। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, शेयर वारंट मतलब अनरजिस्टर्ड शेयर, बेयर सर्टिफिकेट रहता है। होल्डर ऑफ द सर्टिफिकेट इज द ओनर ऑफ द सर्टिफिकेट, होल्डर ऑफ द शेयर्स इज द ओनर ऑफ द शेयर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? शेयर वारंट बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? शेयर
वारंट, तो वो वहाँ आ गया आपका। देन उसके बाद में शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। यहाँ पे क्या होता है, जब हम शेयर्स मंगा लेते हैं बट अब तक अलॉटमेंट नहीं किया, 120 दिन का समय देती है कंपनी कि भाई उसमें अलॉटमेंट कर दे, बट अगर हमने वो अलॉटमेंट नहीं किया तो हम क्या करते हो, शेयर्स तब तक हमारे पास पैसा आ गया तो कैश आ गया बट बेनिफिट पेएबल है, शेयर्स इशू नहीं हुए, तो वो शेयर कैपिटल में नहीं दिखेंगे। ऐसे शेयर एप्लीकेशन, मेंडिंग पर अलॉटमेंट अलग से दिखेंगे। नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में 4 हेड, करेंट लाइबिलिटीज़ में 4 हेड। सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस सेम है, सिर्फ सेकंड पोजीशन चेंज होती है। बोरोइंग बोरोइंग, डेफर टैक्स लाइबिलिटी ये चेंज होता है, डेफर टैक्स लाइबिलिटी, ट्रेड पेएबल, अदर अदर, प्रोविजन प्रोविजन। तो सीक्वेंस याद रखना है, बोरोइंग, डेफर टैक्स लाइबिलिटीज, अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। करंट लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल, अदर करंट लाइबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ये सीक्वेंस के साथ में हम लेकर चलेंगे। एसेट्स की अगर हम बात करें तो एसेट्स में 2 हिस्से, ऊपर का नॉन करंट एसेट, नीचे का है करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स की जगह नाम बदल गया है पीपी। टैंजिबल एसेट्स यहाँ आ जाते हैं, ये तेरा इंटैंजिबल एसेट, इसका सीक्वेंस बदल गया है, ठीक है। इस तरीके से वो रहने वाला है। तो सबसे पहला तेरा पीपीई हो गया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इंटैंजिबल एसेट्स हो गए, इंटैंजिबल एसेट्स के अंदर में तेरे गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट सारे आ जाते हैं। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अलग से दिखेगा, इंटैंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट अलग से दिखेंगे। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मतलब जो टैंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट है वो है, इंटैंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट के अंदर में जो इंटैंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट वो रहेंगे वो। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, डेफर टैक्स एसेट्स। डेफर टैक्स एसेट्स हम ये पढ़ेंगे बाद में, जब हम एएस में आएंगे तब इस पर ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे, अभी नहीं। डेफर टैक्स एसेट अलग है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस अलग है, एंड अदर नॉन करंट एसेट, जिसका कोई नहीं उसका अदर नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट्स है, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, ये तीनों चीज़ साथ में ही आती है, याद रखते वक्त ध्यान रखना। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, फिर बच्चे कुछ है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स। आई होप क्लियर है ये सीक्वेंस सभी को। कोशिश करना है हमारे को, कोशिश करना है कि हम ये सीक्वेंस याद रखें, कोशिश करना है कि हम ये सीक्वेंस याद रखें, ज़्यादा से ज़्यादा याद रखने की कोशिश करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, नहीं एक मिनट, इनकम स्टेटमेंट भी देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाया जाता है, जिसके अंदर में अगेन इनकम एंड एक्सपेंस अगल बगल में बनने की जगह ऊपर नीचे बनता है। ऊपर नीचे में क्या आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और नीचे में क्या आ जाएंगे तेरे एक्सपेंसेस। अगर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल्स, मेजरली ये जो रहता है इसमें आपका सेल आएगा। जैसा अगर हम हमारी क्लासेस की बात करें तो ट्यूशन फीस, जो भी हमारा मेन बिजनेस एक्टिविटी से आने वाला रेवेन्यू है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आएगा। जो भी हमारा मेन बिजनेस एक्टिविटी से आने वाला रेवेन्यू है दैट विल अपीयर इन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अदर इनकम में वो फिर डिविडेंड, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, सॉरी डिविडेंड, कमीशन, इंटरेस्ट, ये सब जो इनकम हमको अदर दैन बिजनेस ऑपरेशन मिलेगा वो अदर इनकम में चला जाएगा। एक्सपेंसेस है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कंज्यूम जब हम बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला हो जाता है ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, ये हमने कल बात की थी, ये रॉ मटेरियल के लिए हो गया। परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये फिनिश गुड्स का हो गया। चेंजेस इन इन्वेंट्री, इसका फॉर्मूला हो गया ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, बेसिकली परचेज ऊपर आ गया फिनिश गुड्स का, और ओपनिंग क्लोजिंग नीचे आ गया, तो ये दोनों मिला के आपके फिनिश गुड्स बन जाती है, ये दोनों मिला के आपके फिनिश गुड्स का डिस्कशन हो जाता है। और ओपनिंग माइनस क्लोजिंग बोला, आंसर नेगेटिव भी आया तो फॉर्मूला चेंज मत कर देना, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग मत करना, दैट्स गोना बी ओपनिंग माइनस क्लोजिंग ओनली। उसका फॉर्मूला क्या रहने वाला है आपका, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। नेगेटिव आया तो भी नेगेटिव लिखे रहने देना उसको, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस का WIP आ जाएगा आपका। WIP के अंदर में आपका जो भी ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्ट करेंगे, जैसा हम ऊपर एडजस्ट कर रहे थे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में सैलरी कमी, जो भी आप एम्प्लॉय को खर्चा पे करने वाले वो आ जाएगा। फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट के तहत में आपका क्या आ जाएगा, फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट जो आपने बेयर करनी है, जो इंस्ट्रूमेंट्स आपने बाय कर रखे हैं उसके ऊपर में जो खर्चा बेयर करोगे वो फाइनेंस का। डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस हो गए, अदर एक्सपेंसेस हो गए, उसके बाद में आपके क्या हो जाने हैं, अदर एक्सपेंस। आई होप बॉडी में गया है तो थम्स अप दे दे, बॉडी में गया है तो थम्स अप दे दे। क्लियर है यहाँ तक, यस और नो, आगे बढ़े यहाँ से। ये हो गया तेरा टोटल रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंस, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा प्रॉफिट। अब इसमें ना एक्सेप्शनल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम ना, ये दो आइटम अलग से एडजस्ट होते हैं। रीज़न सिंपल है क्योंकि ये कभी कभी होते हैं। एक्सेप्शनल आइटम मतलब लॉटरी वॉटरी लग गई है, जो आपको अलग से ही कुछ इस साल हुआ है, बाद में नहीं होने वाला है, जिसमें रेवेन्यू आपका बहुत अलग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्सेप्शनली आपने गुड कर लिया, गुड परफॉर्म कर लिया, वो आइटम। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में स्ट्राइक, फायर, अर्थक्वेक, जो नेचुरल डिजास्टर्स एंड एवरीथिंग के होते हुए लॉसेज है, तो वो यहाँ एडजस्ट करेंगे तो आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, उसमें से टैक्सेस माइनस करोगे, अगेन डिफर टैक्स विल डिस्कस सेपरेटली।
टैक्स माइनस करोगे। सिंपल क्या याद रखना, प्रॉफिट में से टैक्स माइनस करोगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा आपको। और ये कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का, यहाँ पे एक वर्ड वापरा हुआ है कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, क्योंकि कई बार होता है हमारा गोइंग कंसर्न अजम्पशन अफेक्ट हो जाता है, हम कोई धंधे बंद करने वाले होते हैं, तो जो बिजनेसेस हम शट डाउन करने वाले हैं उसका प्रॉफिट हमको अलग से दिखाना है। जो बिजनेसेस हमको शट डाउन करने हैं या डिसकंटिन्यू करने हैं उनका प्रॉफिट एंड लॉस अलग से दिखाना है। तो प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, उसका टैक्स, एंड फिर आपका नेट प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन आ जाएगा। तो प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, प्रॉफिट फॉर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, इन दोनों की टोटल मार लोगे तो आपको प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा। फिर वो प्रॉफिट फॉर द ईयर विल बी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। बेसिक और डाइल्यूटेड दो ईपीएस निकालने पड़ते हैं। अगेन इसके ऊपर में एएस से हम बात करेंगे अलग से, एएस से बात करेंगे अलग से कैसे करते क्या करते हैं, बट बेसिक मोटा मोटी फॉर्मेट इस तरीके से होता है जिसमें हमारे को ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसको बनाना पड़ता है। समझा है तो एक बार थम्स अप दे दो, कल हमने ये डिस्कस किया था। समझा है तो फटाफट थम्स अप दे दो। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े यहाँ से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था आपको, मैंने कुछ इस तरीके का एक क्वेश्चन था, मैंने ग्रुप में शेयर भी किया था इसके नोट्स। मैंने कहा था आप लोग इसको बढ़िया जाएंगे घर पे ट्राई करके आएंगे, और एक बार आपने इसको ट्राई किया तो इसके ऊपर में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इसको ट्राई कर लेने के बाद हम इसके ऊपर में डिस्कशन करेंगे, ऐसा हमने बोला था, ठीक है। शुरू करते, शाल बी रेडी स्टडी गो करें इसको। कितने लोगों ने किया है होमवर्क? रेज योर हैंड। हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दैट होमवर्क? रेज योर हैंड। एक जन, इतने लोगों की बैच में मात्र एक जन है जो होमवर्क करके आ रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कर ले हो? चलो ठीक है, हाथ नीचे करो। अभी जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो दिमाग लगाना, एटलीस्ट अभी जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो दिमाग लगाना कि कहाँ जाएगा क्या जाएगा करके, ठीक है। शुरू करें, चलिए। गुडविल की अगर हम बात करें, कहाँ जाएगा गुडविल? क्या लगता है? गुडविल 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 देख बैलेंस शीट में जाएगा ना गुडविल, ठीक है। ये बैलेंस शीट तेरे को लगती है दिक्कत होती है तो सामने ओपन करके रख लेना। बैलेंस शीट कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में डोंट यू थिंक इंटेंजिबल एसेट्स में जाएगा? बैलेंस शीट में गुडविल, मेजर हेड नॉन करंट एसेट, और सब हेड क्या चला जाएगा? इंटेंजिबल एसेट्स में। इंटेंजिबल एसेट्स क्लियर है क्या? यहाँ पे फिक्स हेड्स नाम का हेड हट चुका है, अब वो हेड हेड का ही नाम क्या है? इंटेंजिबल एसेट है। क्लियर है यहाँ तक? बोल हाँ या ना। नेक्स्ट उसके बाद में क्या हो जाएगा तेरा? फॉरफिटेड शेयर्स। मेरे को बता फॉरफिटेड शेयर्स मतलब क्या? फॉरफिटेड शेयर्स मतलब क्या? जो शेयर्स हमने जब्त कर लिए, जो शेयर्स हमने जब्त कर लिए, तो बेसिकली बेटा जो शेयर्स हमने जब्त कर लिए उस शेयर्स पे जो फॉरफिटेड शेयर का बैलेंस है वो वही वाला बैलेंस है ना जो हमने रिसीव किया हुआ है। जो शेयर्स हमने जब्त कर लिए, सीए फाउंडेशन शेयर्स चैप्टर याद करना। फॉरफिटेड क्यों हम फॉरफिट करते थे? शेयर जब फॉरफिट करते थे तब हम क्या करते थे? एंट्री क्या पास कर देते थे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये तो खत्म हो जाता था। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, नहीं एप्लीकेशन नहीं, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, और यहाँ लिख देते हम टू शेयर फॉरफीचर। ये रहते हैं ना फॉरफिटेड शेयर्स, यस और नो? ये शेयर फॉरफीचर का बैलेंस है ना, यस और नो? पहली बात तो ये बैलेंस डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? बच्चा जवाब दे। ये बैलेंस डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? जवाब दे। ये बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है, हाँ या ना? अब जब तू फॉरफिटेड शेयर्स लेना है तो ये क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है तो चांसेस है कि लाइबिलिटी साइड में आएगा। लाइबिलिटी साइड के ये हेड्स है। क्या लगता है लॉजिकली स्पीकिंग? शेयर होल्डर्स से रहने वाला फंड शेयर होल्डर्स फंड में जाएगा, शेयर से रिलेटेड आइटम शेयर होल्डर्स फंड में जाएगा। अब शेयर होल्डर्स फंड में तीन हेड्स है, कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। तो ये शेयर वारंट तो पक्का नहीं है। कैपिटल में जाएगा कि रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाएगा? कैपिटल में जाएगा कि रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाएगा? इसको रिप्रेजेंट करने के दोनों तरीके, कई लोग इसको शेयर कैपिटल में ही ऐड कर देते हैं और कई लोग इसको रिजर्व्स एंड सरप्लस में लिखते हैं। क्योंकि जब जब ये शेयर री इशू हो जाएंगे, जब ये शेयर्स री इशू हो जाएंगे तो री इशू होने के बाद जो बैलेंस रहता है, ये री इशू होने के बाद में जो बैलेंस रहता है वो हम कहाँ ट्रांसफर कर देते थे? याद है क्या? री इशू होने के बाद ये बैलेंस जो रहता था शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व जाता था। तो कई लोगों का आर्ग्यूमेंट रहता है कि जब तक हम इसको री इशू नहीं कर देते वो कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगा, जब तक हम इसको री इशू नहीं कर देते वो कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएंगे। कई लोगों का आर्ग्यूमेंट ये है।
तो फिर कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगा तो तब तक वो शेयर आप कैपिटल अकाउंट में ही ऐड करके लिख दो, क्योंकि कायदे से इसके पैसे तो आपके पास आए हुए। और कई लोग बोलते हैं बाद में भी उसको उसमें डालना है तो रिजर्व एंड सरप्लस में डाल दे, इसके ऊपर में अब तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, तो दोनों ऑप्शन सही है। चाहो तो आप शेयर कैपिटल में ऐड कर दो, या तो रिजर्व एंड सरप्लस में अलग से लिख दो। शेयर कैपिटल में अगर आप ऐड कर रहे हो तो पेड अप के नीचे लिख देना फॉरफिटेड शेयर्स। रिजर्व एंड सरप्लस में भी अगर आप लिख रहे हो तो रिजर्व एंड सरप्लस में लिखा जाता है फॉरफिटेड शेयर बैलेंस, फॉरफिटेड शेयर बैलेंस। समझा है तो थम्स अप दो। दो प्रेजेंटेशन के तरीके, आप दोनों में से कुछ भी वापरो, क्योंकि इसके ऊपर में कभी क्लैरिफिकेशन आया नहीं है, तो दोनों तरीके पे से आपको नंबर मिल जाने, दोनों तरीके पे से आपको नंबर मिल जाने। सुचित, पीयूष, कोई दिक्कत है तो पूछ लो, आगे बढ़ जाए। हाँ पीयूष बोल। चलिए, अगला है एक्सेप्टेंस। मैंने एक्सेप्टेंस का मीनिंग कल आपको बताया था। एक्सेप्टेंस मतलब क्या होता है आपका, बिल रिसीवेबल। एक्सेप्टेंस मतलब क्या हो गया, बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल इस करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में कौन से हेड में चला जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल में। करंट एसेट्स के कौन से हेड में चला गया, ये ट्रेड रिसीवेबल। क्लियर है, बढ़ू आगे। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर होल्डर्स फंड, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है। लोन्स फ्रॉम बैंक, ये दिया हुआ है कि लिया हुआ है, वर्ड से क्या समझ में आता है। लोन्स फ्रॉम बैंक, ये दिए हुए या लिए हुए, लोन्स फ्रॉम बैंक दिया हुआ या लिया हुआ। लोन्स फ्रॉम बैंक हमने लिया है, हमने बैंक से लोन लिया है, तो ये लाइबिलिटी है। ये क्या है, हमारी लाइबिलिटी। दिस इज नॉन करेंट लाइबिलिटी, राइट। लॉन्ग टर्म है, बैंक से लिया हुआ लोन लॉन्ग टर्म है। एंड नॉन करेंट लाइबिलिटीज में अगर हम हेड की बात करें तो कौन सा हेड में चला जाएगा, वो बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग हेड में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ये हेड्स याद रखने हैं हमको, जितना है दिमाग से याद रखो, हम लॉक करते चलेंगे, ताकि हम जब फॉर्मेट बनाएंगे, आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करवा के भी दिखाऊंगा आपको, ऐसा प्रॉब्लम नंबर 1 बनाएंगे भी हम पूरा, तो आपको समझेगा कि कैसे उसको लॉक करते, क्या करते। बट बाद में, पहले ये समझा। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड डिबेंचर्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स आपने की हुई इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट दो जगह है, एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अलग है और करंट इन्वेस्टमेंट अलग है। अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड इसको लॉन्ग टर्म मानना, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड इसको क्या मानेंगे हम, लॉन्ग टर्म। इफ यू आर क्लासिफाइंग इट एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोल दिया तो नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। क्लियर है। इंटरेस्ट अक्रूड, अक्रूड यानी आउटस्टैंडिंग बट नॉट ड्यू, हो गया बट मिला नहीं है, हो गया है बट मिला नहीं है, नहीं मिला नहीं है, सॉरी, नॉट ड्यू यानी हो गया बट हमने पे नहीं किया, ये पे करना है हमारे को, ये पे करना है, ये इन्वेस्टमेंट में नहीं है, ये डिबेंचर्स हमारी लाइबिलिटी है। इंटरेस्ट अक्रूड, हमने अक्रू कर लिया, हमने बेनिफिट ले लिया, बट हमने अब तक पे नहीं किया। हमने अक्रू कर लिया, हमने बेनिफिट ले लिया, बट हमने अब तक पे नहीं किया। हमने अक्रू कर लिया बट हमने अब तक पे नहीं किया, तो डोंट यू थिंक ये पेएबल है। आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स पेएबल, पेएबल है तो लाइबिलिटी, लाइबिलिटी। मेरे को बताओ डिबेंचर लॉन्ग, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की बात कर रहे हैं हम, डिबेंचर्स की नहीं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है, बच्चा जवाब दे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म है बोला तो क्या हो गया तेरा, करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में क्या हेड ज़्यादा सही लगता है, हेड तो मैंने लिख दिया करंट लाइबिलिटी, बस करंट लाइबिलिटीज में कौन सा हेड, बोरोइंग नहीं है, बोरोइंग नहीं है। हमने हमने मेहनत कर, हमको पेएबल है, ये बोरोइंग नहीं है, हमने किसी से लिया नहीं है, पेएबल है। ठीक है, ट्रेड पेएबल भी नहीं है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी नहीं है, प्रोविजन नहीं है, पे करना है। प्रोविजन तब जब पता नहीं है पे करना है या नहीं करना है, बट अगर एक्चुअल लाइबिलिटी तो इट विल गो अंडर द हेड अदर करंट लाइबिलिटी, इट विल गो अंडर द हेड अदर करंट लाइबिलिटी। क्लियर है, समझाया तो एक बात हम सब दे दे, समझाया तो एक बात हम सब दे दे। क्लियर है क्या, क्या है, एक बार आप घर पे सोच के आ जाओ, इसलिए मैंने होमवर्क दिया था कि एक बार आप घर पे सोच लो अपने दिमाग से, बट आपने सोचा नहीं, तो थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा लग रही होंगी जिन्होंने घर पे ट्राई नहीं किया होगा उनको, जिन्होंने ट्राई किया होगा वो कंफर्टेबल होंगे इस स्पीड से। इंटरेस्ट अक्रूड, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन सिक्योर्ड लोन्स, लोन है, इंटरेस्ट अक्रू हो गया बट अगेन हमने पे नहीं किया, इंटरेस्ट अक्रूड बट अगेन आपको नहीं लगता पेएबल है, लाइबिलिटी है। लोन डिबेंचर्स की जैसा ही है, करंट लाइबिलिटीज अदर करंट लाइबिलिटीज। इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन अनसिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड है अनसिक्योर्ड है, करंट लाइबिलिटीज अदर करंट लाइबिलिटीज हेड के अंदर में जाएगा। समझा क्या यहाँ तक, कोई दिक्कत, आगे बढ़ू यहाँ से। अगला है इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। अब ये इन्वेस्टमेंट हमारे लिए एसेट है, इस पे इंटरेस्ट पेएबल नहीं, इस पे रिसीवेबल होता है। इस पे इंटरेस्ट पेएबल नहीं होता है, इस पे इंटरेस्ट रिसीवेबल होता है, तो बेसिकली शॉर्ट टर्म का है, करंट एसेट्स में जाएगा, करंट लाइबिलिटीज में नहीं।
अब ये कौन से हेड में जाने वाला है, करंट एसेट। समझाया तो एक बार थम्स अप दो, समझाया तो एक बार थम्स अप दो। बेटा ये एसेट्स है, लाइबिलिटी नहीं है, ये एसेट है, लाइबिलिटीज नहीं है। क्लियर है? करंट एसेट हेड में चला गया। करंट एसेट हेड में क्या लगता है आपको, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कहाँ जाएगा, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस या अदर करंट एसेट्स। क्या लगता है विच विल बी द करेक्ट ऑप्शन? करंट इन्वेस्टमेंट अगर आप बोल रहे होंगे ना तो आप गलत हो। द करेक्ट आंसर विल बी अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट, ये शॉर्ट टर्म रिसीवेबल है, शॉर्ट टर्म रिसीवेबल आपके अदर करंट एसेट्स में जाएंगे। शॉर्ट टर्म रिसीवेबल कौन से हेड के अंदर में चले जाएंगे, आपके अदर करंट एसेट। समझाया तो थम्स अप दे, समझाया तो थम्स अप दे ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत है? नेक्स्ट, यहाँ तक अगर खत्म हो गया है तो हम अगले की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्या दिया हुआ है तेरा, सरप्लस। सरप्लस यानी रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर होल्डर्स फंड, रिजर्व एंड सरप्लस। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम इज ऑल्सो रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम इज दैट प्रॉफिट जो अब तक हमने, है ना, रेवेन्यू नहीं, कैपिटल प्रॉफिट है। रिजर्व प्रॉफिट बोला तो रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर होल्डर्स फंड, रिजर्व एंड सरप्लस। लूज टूल, कल हमने बात की थी लूज टूल्स पे, बताओ तो। आर लूज टूल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और लूज टूल्स आर इन्वेंट्रीज? क्या है, लूज टूल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है कि इन्वेंट्रीज है? बताओ, जवाब दे। इन्वेंट्रीज है, लूज टूल्स इन्वेंट्रीज है, तो ये जाएगा तेरा करंट एसेट्स इन्वेंट्रीज। ठीक है, ये एक्सीडेंट पॉइंट है, गड़बड़ करते बच्चे लोग लूज टूल्स में। प्रोविजन फॉर टैक्स पेबल है, लाइबिलिटी, प्रोविजन फॉर टैक्स। अच्छा, प्रोविजन फॉर टैक्स लॉन्ग टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इतना क्लासिफाई कर लिया तो हेड पता चल जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स इज शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म, अगले साल का टैक्स इस साल प्रोवाइड कर, इस साल की प्रोविजन बनाते हैं ना जो अगले साल पे होता है, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। तो करंट लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म प्रोविजन, करंट लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म प्रोविजन। बिल रिसीवेबल हमने ऊपर देखा ही है, बिल रिसीवेबल एक्सेप्टेंस, करंट एसेट, ट्रेड रिसीवेबल। बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल कहाँ जाएगा आपका, ट्रेड पेएबल में जाएगा, वो ट्रेड रिसीवेबल है। बिल रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल में, बिल्स पेएबल ट्रेड पेएबल में, और ट्रेड पेएबल होता है करंट लाइबिलिटीज में, करंट लाइबिलिटीज ट्रेड पेएबल। आई होप ये दोनों हेड्स क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है क्या? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। प्रॉब्लम नंबर 16, एडजस्टमेंट नंबर 16 तक कोई डाउट है तो बिल्कुल यू आर फ्री टू आस्क। कोई डाउट है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला वाला जो हेड है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान देना। अनक्लेम डिविडेंड एंड प्रपोज डिविडेंड। अब हमारे बीच में कोई सीबीएसई वाले बच्चे हो सकते हो, शायद गड़बड़ करे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। अनक्लेम डिविडेंड एंड प्रपोज डिविडेंड, इसलिए 2 मिनट ध्यान से सुन लेना, ध्यान से इस बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम इसको लॉक कर लेंगे। बेसिकली डिविडेंड डिक्लेयर करने की कोई प्रोसीजर मेरे को बता सकता है कि डिविडेंड कैसे डिक्लेयर होता है? कैन एनीवन हेल्प मी विद दैट? डिविडेंड अगर कंपनी देना चाहती है, बांटना चाहती है, तो प्रोसेस क्या है? लॉ में पढ़ा होगा आपने, नॉट इन सीए इंटर राइट नाउ, बट आपने 11th-12th में कभी ना कभी पढ़ा होगा। एनीवन? ठीक है, एजीएम होती है, फिर एजीएम में क्या होता है? अच्छा, बोर्ड ऑफ, तेरे को नहीं लगता कि एजीएम से पहली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो रहते हैं वो प्रपोज कर देते हैं? जो एजीएम का नोटिस भेजा जाता है उसमें प्रपोज डिविडेंड मेंशन किया हुआ होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रपोज करते एजीएम में। अब ऑप्शन रहता है शेयर होल्डर्स के पास। क्या ऑप्शन रहता है शेयर होल्डर के पास में? दे हैव 2 ऑप्शन, आइदर टू एक्सेप्ट और टू डिक्लेयर, बट दे कैन डिक्लेयर ओनली ऑन द लोअर रेट। यानी अगर मान लो इन्होंने 14% का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो क्या ये लोग 14% को एक्सेप्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, बराबर है। अगर ये लोग चाहे तो 14% को एक्सेप्ट करना है तो वो कर सकते हैं, उसको बोलेंगे एक्सेप्ट। या अगर वो डिक्लेयर करना चाहे तो वो 12% डिक्लेयर कर सकते हैं, 13% डिक्लेयर कर सकते हैं, 9% डिक्लेयर कर सकते हैं, या नो डिविडेंड भी डिक्लेयर कर सकते हैं। बट क्या वो 16%, 15% इससे ज़्यादा डिक्लेयर कर सकते हैं क्या, जितना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने प्रपोज किया है? क्या वो अलाउड है क्या? ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है। तो शेयर होल्डर्स हैज द ऑप्शन टू एक्सेप्ट व्हाट देयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज प्रपोज्ड, और आइदर दे कैन डिक्लेयर, और आइदर दे कैन डिक्लेयर एट लोअर रेट, आइदर दे कैन डिक्लेयर एट लोअर रेट। ये समझाया तो थम्स अप दो, ये समझाया तो थम्स अप दो। दिस इज द प्रोसीजर, दिस इज द प्रोसीजर फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, दिस इज द प्रोसीजर फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। अब इसमें होता क्या है, हु डिक्लेयर्स डिविडेंड? टेक्निकली हु डिक्लेयर्स डिविडेंड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स? टेक्निकली हु डिक्लेयर डिविडेंड? Technically, who have declared dividend? Don't you think dividend has been declared by shareholders? It has been proposed by board of directors.
डिक्लेयर तो शेयर होल्डर्स ने किया, और राइट टू डिक्लेयर डिविडेंड इज विद शेयर होल्डर्स ओनली, ये याद रखना। राइट टू डिक्लेयर डिविडेंड इज विद शेयर होल्डर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन ओनली प्रपोज, दे कैन नॉट डिक्लेयर। डिक्लेरेशन तब तक नहीं होता जब तक शेयर होल्डर्स एक्सेप्ट नहीं कर ले, एक्सेप्ट कर लो या डिक्लेयर कर लो, तब तक वो डिक्लेरेशन माना नहीं जाता इन द आइज ऑफ लॉ। तो कंपनी की लाइबिलिटी कब बनेगी? कंपनी की लाइबिलिटी कब बनेगी? जब डिविडेंड प्रपोज्ड होगा तब बनेगी, कि जब डिविडेंड एक्सेप्ट होगा या डिक्लेयर होगा तब बनेगी? कंपनी की लाइबिलिटी कब बनती है, जवाब दो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या एजीएम? मतलब ये यहाँ पे होंगे ना, कंपनी की लाइबिलिटी यहाँ बनती है, कंपनी की लाइबिलिटी यहाँ बनती है। इसके पहले वो लाइबिलिटी है क्या? जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने प्रपोज किया तो वो लाइबिलिटी है क्या? नो, इट इज़ नॉट लाइबिलिटी। तो आई होप आप दोनों इन दोनों मीनिंग्स में फर्क समझ पा रहे हो, अनक्लेम डिविडेंड और प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिक्लेयर किया है, अनक्लेम डिविडेंड एजीएम में डिक्लेयर हो गया, बट अभी कुछ शेयर होल्डर्स है जिन्होंने पैसे लेके नहीं गए, कुछ शेयर होल्डर्स है जिन्होंने अभी तक चेक डिपॉजिट नहीं किया अपने बैंक अकाउंट में। दोनों का फर्क समझा? अनक्लेम डिविडेंड और प्रपोज डिविडेंड में फर्क समझा? कायदे से देखा जाए तो अनक्लेम डिविडेंड इज शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, अनक्लेम डिविडेंड इज शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। व्हाई आई एम सेइंग अदर? क्योंकि वो करंट है ना, आने वाले महीने भर साल भर में तू ले जा ले, क्योंकि साल भर बाद नहीं ले गया तो वो अलग अकाउंट में ट्रांसफर होता है। वो कभी भी ले जाए, मुझे तो जब वो मांगने आएगा तब देना है, वो लेके कब गया उस पर लाइबिलिटी डिपेंड नहीं करती। पेएबल कब है? देख एक चीज समझ, एक चीज समझ, सुन के देख, सोच के देख, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे। एक सिंपल सवाल का जवाब लेते हैं। मेरा एक दोस्त है रोहन, रोहन ने मेरे से बोला, रोहन मेरे से पैसे लेकर चला गया, रोहन ने मेरे से 10,000 रुपये लेकर चले गए। उसने बोला है कि मैं तेरे को 3 दिन बाद दे दूंगा, रोहन ने बोला है कि 3 दिन बाद दे दूंगा। मेरे लिए वो रिसीवेबल है, करंट एसेट हो गया, क्योंकि 3 दिन बाद मिलने वाले। सोच के देख मैं क्या बोल रहा हूँ, रोहन से पैसे 3 दिन बाद मिलने वाले, उसके लिए भी वो करंट लाइबिलिटी है, क्योंकि 3 दिन में पे करना है, उसके लिए भी करंट लाइबिलिटी 3 दिन बाद पे करना है। बट उसने मेरे को पेमेंट 3 साल बाद किया, 3 साल बाद, कितने बाद किया? 3 साल बाद। उसको पे करना था कायदे से 3 दिन बाद, बट उसने पेमेंट किया 3 साल बाद। तो पे 3 साल बाद कर रहा है, इसका मतलब वो लाइबिलिटी क्या मेरी नॉन करंट, उसकी लाइबिलिटी क्या नॉन करंट लाइबिलिटी, और मेरे लिए क्या वो नॉन करंट एसेट हो गया, कि वो हमारे लिए करंट लाइबिलिटी ही रहेगा। पे उसने 3 साल बाद किया, बट वादा तो 3 दिन का किया था ना। तो मेरे लिए वो लाइबिलिटी कौन सी, मेरे लिए वो एसेट कौन सा है, नॉन करंट या करंट? सोच समझ के जवाब देना। मेरे लिए वो एसेट कौन सा है? पे 3 साल बाद किया उसने, बट मेरे को हर रोज उम्मीद तो थी ना कल दे देगा, कल दे देगा। तो वो मेरे लिए एसेट कौन सा रहेगा, एक बार चैट में लिख, करंट एसेट या करंट लाइबिलिटी मेरे लिए? 3 दिन बाद मिलने वाले पैसे दिया 3 साल बाद, वो मैटर अलग, 3 दिन बाद मिलने वाले पैसे क्या लगता है, करंट एसेट या करंट लाइबिलिटी? सोच समझ के चैट में जवाब देना। डोंट यू थिंक मेरे लिए वो करंट एसेट ही है? मेरे लिए वो करंट एसेट ही है, दिया उसने 3 साल बाद है, बट वो है तो करंट एसेट। उसके लिए भी वो करंट लाइबिलिटी ही है ना, क्योंकि 3 दिन बाद पे करना है। पे कितने भी दिन बाद हो, पे कितने भी दिन बाद हो, वो है तो करंट लाइबिलिटी ना, हाँ या ना? तो कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, शेयर होल्डर जब आएंगे तब हमको उनको पैसा देना है। अब शेयर होल्डर आ जाए या 10 साल बाद आए, देना तो है। वैसे 10 साल बाद देते नहीं है, 7 साल मैक्सिमम। 7 साल बाद वो इन्वेस्टर्स एजुकेशन फंड में ट्रांसफर होता है। पढ़ा है ना ऐसा आपने कंपनी लॉ में कि नहीं पढ़ा? 1 साल तक के आपको आपके बैंक अकाउंट में रखना पड़ता है, अगर 1 साल में वो पैसा लेने के लिए नहीं आया तो एक सेपरेट बैंक अकाउंट बनाकर उसमें रख देना पड़ता है। 7 साल तक के वो आके पैसे ले सकता है, अगर 7 साल बाद वो पैसा नहीं आता है तो पैसा एक गवर्नमेंट का अकाउंट बना हुआ है, गवर्नमेंट ने अकाउंट बना रखा है, इन्वेस्टर्स एजुकेशन फंड, वहाँ ट्रांसफर होता है। ओके, नहीं पढ़ा आपने, लॉ में पढ़ लोगे, कंपनी लॉ में आप पढ़ लोगे, इंटर में आने वाला है। वैसे 12th में है ये टॉपिक, आपको याद नहीं होगा ऐसा, इन्वेस्टर जो भी है, जो भी है। तो अनक्लेम डिविडेंड है बेसिकली करंट लाइबिलिटी। अनक्लेम डिविडेंड क्या हो गया? करंट लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटीज में चला जाएगा। बट मेरा सवाल है, ये प्रपोज डिविडेंड, ये जो प्रपोज डिविडेंड है, क्या ये कंपनी की लाइबिलिटी है? अ सिंपल यस और नो। क्या प्रपोज डिविडेंड ये कंपनी की लाइबिलिटी है, हाँ या ना में जवाब दो। क्या ये प्रपोज डिविडेंड कंपनी यानी हमारी लाइबिलिटी है क्या? सवाल समझा है? सवाल इतना सा है कि प्रपोज डिविडेंड क्या ये कंपनी की लाइबिलिटी है, हाँ या ना? प्रपोज डिविडेंड इज नॉट अ कंपनी का लाइबिलिटी जब तक शेयर होल्डर्स। हाँ बोल। वो एक्चुअली कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, मैं उसी पे आ रहा था। प्रपोज डिविडेंड इज नॉट योर एक्चुअल लाइबिलिटी, इट इज योर कंटिंजेंट लाइबिलिटी। ये क्या होती है वो? बहुत बढ़िया, एक बच्चा दिमाग लगा पाया। प्रपोज डिविडेंड इज योर कंटिंजेंट लाइबिलिटी। कौन सी लाइबिलिटी बोलेंगे हम उसको? कंटिंजेंट लाइबिलिटी। और ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी कहाँ डिस्क्लोज होंगी? कंटिंजेंट लाइबिलिटीज इज डिस्क्लोज इन नोट्स टू अकाउंट। सर ये नोट्स टू अकाउंट क्या होता है? सर ये नोट्स टू अकाउंट क्या होता है? जब हम ये बैलेंस शीट बनाते ना,
बैलेंस शीट खत्म होने के बाद, ये बैलेंस शीट खत्म होने के बाद नोट्स बनते हैं, बैलेंस शीट खत्म होने के बाद नोट्स बनते हैं। मैं दिखाता हूँ, मुकेश भाई की बैलेंस शीट खोल के देखेंगे ना। मुकेश भाई याद है हमारे मुकेश भाई, अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। चलिए देखिए, अ, ये एक ऑडिटेड स्टेटमेंट है जियो लिमिटेड का, जो भी जियो इन्फो, क्या नाम है फर्म का, रिलायंस जियो इन्फो कॉम लिमिटेड। ठीक है, ये देखो ये बैलेंस शीट है, ये कंपनी की बैलेंस शीट है, हाँ या ना, यस और नो में जवाब दो। बैलेंस शीट दिख रही है सभी को कंपनी का। इसके नीचे अगर हम जाएंगे, इसके नीचे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे ना कहीं ये देखो, ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, ये चेंजेस इन इक्विटी वन ऑफ द कंपलसरी रिक्वायरमेंट कैश फ्लो। अब इसके नीचे में ना यहाँ नोट्स टू अकाउंट चालू, कैश फ्लो ये भी ये देखिए रहा, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुरू होते हैं। यहाँ पर हमारे को जितनी भी कंटिजेंट लाइबिलिटीज है वो डिस्क्लोज करना पड़ता है। कब होता है ये? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बाद। कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, सिग्निफिकेंट, ये देखिए ये यहाँ पे सब कंटिजेंट ये अलग 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 डिस्क्लोजर है। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक हेड होगा कंटिजेंट लाइबिलिटी का, तो उसमें ये सारी कंटिजेंट लाइबिलिटीज हम डिस्क्लोज करते हैं और ढूंढना पड़ेगा। अब वो होगा, वहाँ ढूंढना पड़ेगा, कहीं ना कहीं वहाँ कंटिजेंट लाइबिलिटी का हेड रहेगा जहाँ हम ये सारी कंटिजेंट लाइबिलिटी डिस्क्लोज करते हैं। कौन सी वाली? कौन सी वाली? जस्ट लाइक दैट प्रपोज डिविडेंड। बॉडी में गया है तो थम्स अप दे दे, बॉडी में गया है तो थम्स अप दे दे। क्लियर है क्या? आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाया जाता है, आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नोट्स टू अकाउंट में दिखाया जाता है। ठीक है देव, कोई डाउट है यहाँ तक? नेक्स्ट, ये हो गया तेरा प्रपोज डिविडेंड। ये क्या हो गया तेरा? प्रपोज डिविडेंड। अगला क्या है? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। नेक्स्ट टर्म क्या है? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। इसका डायरेक्ट हेड है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस का, अगर आपको याद होगा तो डायरेक्ट हेड शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस दिख रहा है क्या? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, करंट एसेट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लाइव स्टॉक, चलो देखते कितने लोग दिमाग लगा पाते। लाइव स्टॉक क्या है हमारे लिए? लाइव स्टॉक यानी गाय बैल बकरी भैंस, ये सबको लाइव स्टॉक बोलते हैं ना हम। लाइव स्टॉक यानी गाय बैल बकरी भैंस, इस सबको लाइव स्टॉक बोलते हैं। क्या लागे लाइव स्टॉक क्या है हमारे लिए? लाइव स्टॉक इज इन्वेंट्री। अगेन दिस इज योर करंट एसेट्स इन्वेंट्री। वाई इन्वेंट्री? अगेन ये फिक्स एसेट्स नहीं है, पीपीई में नहीं आ सकता ना, दे आर नॉट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, दे आर इन्वेंट्री। जस्ट लाइक लूज टूल्स, जस्ट लाइक लूज टूल, इस पर आप फिक्स रेट से डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते। एक बार बीमारी आई तो एक साथ बहुत सारे हमारे लाइफ स्टॉक शहीद हो जाएंगे, तो इसके ऊपर में आप फिक्स रेट ऑफ डिप्रिसिएशन नहीं लगा सकते। इट्स गोना बी लाइक करंट एसेट्स इन्वेंट्री में जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला है हमारा कॉल्स अनपेड और कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स अनपेड, कॉल्स इन अरियर्स, सोच समझ के जवाब देना। कॉल्स अनपेड ये डिफॉल्ट है ना? कॉल्स अनपेड या कॉल्स इन अरियर्स डिफॉल्ट है ना? इतने पैसे मिलने थे, मिले नहीं है। एनीवन कैन ट्राई, एनीवन हु वांट्स टू ट्राई। करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट, क्योंकि सर ये रिसीवेबल है। अदर करंट एसेट्स, क्योंकि सर ये रिसीवेबल है। देख बच्चे ने क्या दिमाग लगाया, सर अदर करंट एसेट्स में चला जाएगा क्योंकि ये रिसीवेबल है, क्योंकि इनसे बेनिफिट, इनसे पैसा रिसीवेबल है। बट एक चीज़ समझ, मैचिंग प्रिंसिपल नाम का कोई कंसेप्ट होता है? मैचिंग प्रिंसिपल नाम का कंसेप्ट होता है। मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है? आइटम ऑफ द सेम कैटेगरी हैज़ टू बी एडजस्टेड सेपरेटली, यानी हैज़ टू बी एडजस्टेड टुगेदर। मैचिंग प्रिंसिपल के तहत, कौन से प्रिंसिपल के तहत बोल रहा हूँ मैं? मैचिंग। मैचिंग, देख आप सही हो, आपको पैसा रिसीवेबल है, आप अदर करंट एसेट में डाल सकते हो क्योंकि इनसे पैसा रिसीवेबल है और ये लोग पैसा दे नहीं रहे। इनसे पैसा रिसीवेबल है और ये लोग पैसा दे नहीं रहे। अगर ये पैसा दे नहीं रहे तो मैचिंग प्रिंसिपल के तहत आप बोल रहे हो यहाँ डाल दो, आप सही हो। बट मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है? मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है? दे आर रिलेटेड टू शेयर कैपिटल, दे आर रिलेटेड टू शेयर कैपिटल। तो इफ दे आर रिलेटेड टू शेयर कैपिटल, उसको शेयर कैपिटल के साथ लिखो तो क्या हो जाएगा? रादर देन राइटिंग इट ऑन द एसेट साइड, अगर मैं उसको लाइबिलिटी साइड में लिख रहा हूँ तो साइड चेंज हो गया। डेबिट से क्रेडिट में आ गया तो साइड चेंज, साइन चेंज। शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल से डिडक्ट होगा, हमको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। क्या? शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल से डिडक्ट होगा, शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल से डिडक्ट होगा। समझा है तो थम्स अप दे।
शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल से डिडक्ट होगा। समझा है तो थम्स अप दे। नेक्स्ट अगला क्या है उसके बाद में, अनकॉल्ड लाइबिलिटीज ऑन शेयर्स पार्टली पेड अप। अनकॉल्ड लाइबिलिटीज ऑन शेयर्स पार्टली पेड अप, क्या लगे आपको? अनकॉल्ड लाइबिलिटीज ऑन शेयर्स पार्टली पेड अप, ये कौन सी वाली लाइबिलिटी है? ये अनकॉल्ड लाइबिलिटीज है, मतलब ये हमको रिसीवेबल है कि पेएबल है? सबसे पहले बच्चा, इज दिस आर रिसीवेबल और पेएबल? इज दिस आर रिसीवेबल और पेएबल? सोच समझ के जवाब देना। अनकॉल्ड लाइबिलिटीज ऑन शेयर्स पार्टली पेड अप, नाइदर रिसीवेबल नॉट पेएबल। बहुत बढ़िया, तू तू नेक्स्ट लेवल चल रहा है, तू नेक्स्ट लेवल चल रहा है। अनकॉल्ड लाइबिलिटीज मतलब जो इन्वेस्टमेंट हमने किया है, एक मिनट सुन बच्चे ना, ये दोनों चीज़ मैंने जानबूझ के साथ में लिया है। ये अनपेड शेयर्स मतलब जो हमने मांगे और अगले वाले ने नहीं दिए। अनपेड शेयर्स मतलब ये हमने मांगे, ये हमारे लिए रिसीवेबल है, हमने मांगे बट अगले वाले ने नहीं दिए। और ये अनकॉल्ड लाइबिलिटीज मतलब अगले वाले ने अब तक मांगे ही नहीं। अगले वाले ने अब तक मांगे नहीं मतलब मैंने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, मैंने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टमेंट है ना, उन्होंने अब तक कॉल ही नहीं किया, उन्होंने अब तक कॉल ही नहीं किया। वो अगर कॉल कर देंगे तो मैं पे कर दूंगा। तो दिस इज नॉट माई शेयर्स, दिस इज माई इन्वेस्टमेंट्स। ये समझ में आया तो पहले थम्स अप दे। वो जो ब्लैक कलर से मैंने बोल्ड किया हुआ है, दैट आर नॉट माई शेयर्स, दोज आर माई इन्वेस्टमेंट्स। पहले तो ये समझ में आया तो थम्स अप दे। क्योंकि बच्चे शेयर्स देख के ना इसको शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स फंड में डाल देते। अरे वो इन्वेस्टमेंट है, उन शेयर्स में जिसमें मैंने इन्वेस्ट कर रखा है उसके ऊपर में मेरी अनपेड लाइबिलिटी है। और वो अनपेड लाइबिलिटी है, व्हाई? बिकॉज दे आर पार्टली पेड अप। व्हाई दिस? बिकॉज दे आर पार्ट अनकॉल्ड है ना, अब तक किया ही नहीं है। अगर वो कॉल कर लेता, अगर वो कॉल कर लेता तो मेरी लाइबिलिटी, अगर उसने कॉल किया और मैंने पे नहीं किया है, अगर उसने कॉल किया और मैंने पे नहीं किया तो मेरी लाइबिलिटी है। बट उसने अब तक कॉलेज नहीं किया, अभी तक उसने कॉलेज नहीं किया। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, नजर हटी दुर्घटना घटी, ध्यान दो बेटा। ये जो दोनों हेड्स है, ये जो दोनों हेड्स है, इस पे ध्यान देना। ये है अनकॉल्ड, अनकॉल्ड अनपेड, सॉरी सॉरी, अन कॉल्स अनपेड। कॉल्स अनपेड मतलब ये हमारे शेयर्स है जिसके ऊपर में अगले वालों ने पैसा नहीं दिया। हम यानी कृष्णा लिमिटेड की बात करते हैं। कृष्णा लिमिटेड को पैसे लेने हैं, उन्होंने नहीं दिया। कृष्णा लिमिटेड को पैसे लेने और उन्होंने नहीं दिया, तो ये वो है। इसलिए हमने शेयर होल्डर्स फंड में पैसे नहीं आए इसलिए डिडक्ट किया। ये हमारे रिसीवेबल है, आने चाहिए थे अदर करंट एसेट्स में, आने चाहिए थे अदर करंट एसेट्स में, बट हमने अभी मैचिंग प्रिंसिपल लगाया, साइड चेंज साइन चेंज करके हमने शेयर होल्डर्स फंड शेयर कैपिटल से माइनस कर दिया, शेयर होल्डर्स फंड शेयर कैपिटल से माइनस कर दिया। बट ये वाले क्या है? अनकॉल्ड लाइबिलिटीज, अनकॉल्ड लाइबिलिटीज ऑन शेयर्स पार्टली पेड अप। अनकॉल्ड लाइबिलिटीज, अनकॉल्ड लाइबिलिटीज मतलब अगले वाले ने कॉलेज नहीं किया। अनकॉल्ड लाइबिलिटीज मतलब अगले वाले ने कॉलेज नहीं किया तो हमने पे नहीं किया। अगले वाले ने कॉलेज नहीं किया, हमने पे नहीं किया। अगर उसने कॉल नहीं किया तो मेरी लाइबिलिटी है क्या? नहीं। सोच के देख, रिलायंस के शेयर्स खरीदे मैंने, मैं कृष्णा लिमिटेड, मैंने रिलायंस के शेयर्स खरीदे। रिलायंस के शेयर पे 100 रुपये का शेयर था, 80 पेड अप, हाँ सॉरी 80 कॉल्ड अप, मैंने 80 पे भी कर दिया। 20 रुपये वो मंगा ही नहीं रहा, 20 रुपये वो मंगा ही नहीं रहा। वो मंगाएगा तो मैं पे कर दूंगा, बट उसने मंगाया ही नहीं। तो उसने मंगाया नहीं तो कायदे से मेरी लाइबिलिटी नहीं है, बट मेरी लाइबिलिटी अकर हो सकती है ना फ्यूचर अनसर्टन इवेंट। फ्यूचर सर्टन इवेंट क्या है? उसने पैसे मांग लेने। फ्यूचर अनसर्टन कब होगा क्या होगा पता नहीं है। तो डोंट यू थिंक दिस इज योर कंटिजेंट लाइबिलिटी, नोट्स टू अकाउंट्स में जाएगा। कंटिजेंट लाइबिलिटीज नोट्स टू अकाउंट में जाएगा। समझा है तो थम्स अप दो, समझा है तो थम्स अप दो। हाँ या ना? आगे बढ़े यहाँ से, आगे बढ़ जाओ यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ जाओ यहाँ से। नेक्स्ट अगला क्या है आपका? डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। एक डिस्काउंट आपने अलाउ किया है, इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स इफ अमोटाइज्ड आफ्टर 12 मंथ। अगर 12 महीने बाद हमने इसको अमोटाइज किया तो क्या? कायदे से नए कंपनीज एक्ट के हिसाब से ये अलाउड नहीं है, बट ठीक है फिर भी अगर मान लो पुराने कंपनी एक्ट के हिसाब से किसी ने रख रखा है तो ये अनअमोटाइज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसको सिंपल भाषा में आप क्या बोल सकते हो? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या लगता है? डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स इज अमोटाइज्ड आफ्टर 12 मंथ। Discount allowed on issue of debentures and issue of shares and debentures
इफ अनअमोर्टाइज, तो आपको नहीं लगता डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको कौन सा बैलेंस कौन सा रहेगा, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, जवाब दे, इसको बैलेंस कौन सा रहेगा, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस में कौन से हेड में जाएगा, फिर डेबिट बैलेंस है एसेट साइड में जाएगा, एसेट साइड में कोई हेड में नहीं जा सकता, 12 मंथ्स का है तो ये चला जाएगा नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स में अदर नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स में अदर नॉन करेंट एसेट्स। एंड इफ इट इज़ टू बी अमोर्टाइज विद इन 12 मंथ, अगर इसको 12 महीने के अंदर में हमको अमोर्टाइज करना है, तो यदि इफ़ यू वांट टू अमोर्टाइज इट विद इन 12 मंथ, तो 12 महीने के अंदर में अमोर्टाइज करना है, तो करेंट एसेट्स अदर करेंट एसेट्स, समझाया तो थम्स अप दो। ये है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये है क्या, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आगे बढ़े यहाँ से। हाँ, तेरी आवाज़ बहुत धीरे आ रही है, जोर से बोल। क्या? नहीं नहीं नहीं, किस पे मैच करोगे सर, सर एक काम करो ना सर, इसको आप एक काम करो सर, इसको यहाँ लिखने की जगह रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस कर दो, ये पूछना है तेरा? नहीं कर सकते हो, वो भी ऑप्शन है, बट आप नॉन करंट को तो नहीं कर सकते, नॉन करंट हैज़ टू बी शोन सेपरेटली। कई लोग करते हैं, कई लोग करते भी है, मैं तेरे को ये भी बता देता, कई लोग व्हाट व्हाट दे डू इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अदर करंट एसेट्स में लिखने की जगह रिजर्व एंड सरप्लस से भी माइनस करते हैं। बट एज पर न्यू कंपनीज एक्ट, एज पर न्यू कंपनीज एक्ट ये दोनों अकाउंट पॉसिबल ही नहीं है। मैंने ये लिख के रख दिए कि भाई पुराना था है तब से है, बट नए कंपनीज एक्ट के हिसाब से ये दोनों पॉसिबल ही नहीं है। नए कंपनीज एक्ट के हिसाब से जिस साल ये इनकर्ड होता है, जिस साल ये इनकर्ड होता है उसी साल ये प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएंगे, जिस साल ये इनकर्ड होता है उसी साल ये कहाँ चले जाएंगे तेरे, प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएंगे। तो या तो इसको ऐसा लिख लो कि ये वाला जो आंसर है ये पुराना 1956 में नहीं, ये अमेंडमेंट 2016 में आया है, ये अमेंडमेंट कब आया हुआ है, 2016 में, 14 या 2016 में आया हुआ है, तो है 2013 के हिसाब से। तो कई बुक में आपको दिखेगा कि वो लोग इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, बट नए कंपनीज एक्ट के हिसाब से इसको कहाँ चला जाना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ चला जाना चाहिए, प्रॉफिट, दोनों को प्रॉफिट एंड लॉस में, ऐसा लिख के रख ले। नॉन करंट एसेट अदर नॉन करंट एसेट, अगर तेरे पास प्रॉफिट में बैलेंस है तो तू प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दे, प्रॉफिट में बैलेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दे। समझा है क्या अभी? यस और नो, क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़े यहाँ से। अगला आइटम है तेरा प्रीपेड इंश्योरेंस, नेक्स्ट आइटम है प्रीपेड इंश्योरेंस। क्या लागे है प्रीपेड इंश्योरेंस, पहले से पे किया हुआ है, एडवांस है, कहाँ, बेनिफिट्स आर रिसीवेबल, बेनिफिट्स आर रिसीवेबल, करंट एसेट्स अदर करंट एसेट, क्लियर है, करंट एसेट्स अदर करंट एसेट। कोई दिक्कत है तो बोल दो, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। स्टोर स्पेयर्स करंट एसेट्स, इन्वेंट्री, स्टोर स्पेयर्स यानी लूज टूल जैसा ही हो गया ना, ये पानी पे वो नट बोल्ट वट बोल्ट वगैरह जो रहते हैं आपके, वो सब का रिकॉर्ड हो गया। एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स, अगला वाला आइटम क्या है, एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर से मिलने वाला एडवांस कहाँ जाएगा, एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स कहाँ जाएगा, बेनिफिट्स आर पेएबल, हाँ बेनिफिट्स आर पेएबल, बेनिफिट्स आर पेएबल, करंट लाइबिलिटी, बेनिफिट्स आर पेएबल, करंट लाइबिलिटीज अदर करंट लाइबिलिटीज। अब कई बच्चे बोल सकते हैं सर कस्टमर मतलब ट्रेड रिसीवेबल, मैचिंग प्रिंसिपल लगा लो, साइड चेंज साइन चेंज करके उसमें से माइनस कर लो। नहीं, मेरे को एक चीज़ बता, जिन 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 कस्टमर से एडवांस आया और जिन कस्टमर से पैसा आने वाला है वो दोनों अलग अलग है ना। जिन कस्टमर से एडवांस आया और जिन कस्टमर को पैसा, जिन कस्टमर से पैसा रिसीवेबल है वो अलग अलग है, मैचिंग प्रिंसिपल नहीं लगेगा, ये चला जाएगा तेरा अदर करंट लाइबिलिटीज़ में। करंट लाइबिलिटीज अदर करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज अदर करंट लाइबिलिटीज, क्लियर है क्या? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व रिजर्व एंड सरप्लस में, शेयर होल्डर्स फंड रिजर्व एंड सरप्लस में। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, कितने लोगों को याद है, देखते हैं बचपन में आपने टॉपिक पढ़ा ना, सीए फाउंडेशन में एक टॉपिक पढ़ा था, प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ इशू, प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ इशू, याद है क्या ऐसा कुछ? प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ इशू, याद है क्या बच्चा, हाँ या ना में जवाब दे।
तो उसमें जब होता है ना लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन, दैट इज प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन, यस। प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज अदर नॉन करेंट लाइबिलिटीज में जाता है। रिडम्पशन को टाइम है, जिस साल पे करेंगे तब तक के वो जाएगा तेरा अदर नॉन करेंट लाइबिलिटीज में। क्लियर है? थम्सअप दो, समझाया तो थम्सअप दो। अगला है तेरा डिबेंचर रिडम्पशन फंड। डिबेंचर रिडम्पशन फंड शेयर होल्डर्स फंड रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा, क्योंकि ये रिजर्व्स ही अल्टीमेटली ये डीआरआर ही होता है। डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करंट एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। व्हीकल आपको पता है नॉन करंट एसेट्स में पीपीई में जाएंगे, ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नाम बदल गया इसका। कहाँ चला जाएगा? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। क्लियर है यहाँ तक? डन। सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंड इज लाइक रिडम्पशन फंड ओनली। तो सिंकिंग फंड कहाँ चला जाएगा? शेयर होल्डर्स फंड, रिजर्व एंड सरप्लस। इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, वो सेम ही है। शेयर डिबेंचर रिडम्पशन फंड बोलो या सिंकिंग फंड बोलो या डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट बोलो या सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट बोलो, एक ही बात है। एडवांसेस टू सप्लायर्स, अगेन जैसा एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स था, ये एडवांसेस टू सप्लायर्स है। हमने किसी को एडवांस दे रखा है, तो क्या है? पहली बात तो ये एसेट है या लाइबिलिटी है? हमने किसी को एडवांस दे रखा है, इज दिस एसेट और लाइबिलिटी? जवाब दे, इज दिस एसेट और लाइबिलिटी? हमने किसी को एडवांस दे रखा है, दिस इज आर एसेट। करंट एसेट से करंट एसेट्स में, अदर करंट एसेट्स में चला जाएंगे। करंट एसेट्स में कौन से हेड में चला जाएगा? अदर करंट एसेट्स में चला जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? करंट एसेट्स में अदर करंट एसेट्स में चला गया। पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड डिजाइन्स, क्या क्या दिया हुआ है तेरा? पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड डिजाइन, ये फिक्स एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में इनटेंजिबल एसेट हेड में चला जाएगा। ठीक है, इनटेंजिबल एसेट्स, इसका फिक्स एसेट नाम का हेड ही खत्म हो गया ना, उसी की जगह इनटेंजिबल एसेट्स नाम का हेड आ गया है। ठीक है, अगला क्या है? डिपॉजिट्स विथ कस्टम अथॉरिटीज। यस, डिपॉजिट विथ कस्टम अथॉरिटी, बेनिफिट्स आर रिसीवेबल एसेट्स है। एसेट्स में कौन सा एसेट्स लगता है आपको? डिपॉजिट विथ कस्टम अथॉरिटीज एसेट है। डोंट यू थिंक नॉन करंट एसेट है? ये लॉन्ग टर्म डिपॉजिट देना पड़ता है। जब भी हम माल बहुत बार एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो कस्टम अथॉरिटी बार बार डिपॉजिट मांगने की जगह वो एक बार डिपॉजिट मांगती है, 2-2 साल 3-3 साल के हिसाब से, जब भी आपके माल आते रहेंगे। तो नॉन करंट एसेट्स अदर नॉन करंट एसेट्स में जाएगा। वो कहाँ जाएगा? अदर नॉन करंट एसेट्स में। ठीक है, अगला क्या है तेरा? अरियर्स ऑन फिक्स्ड कम्युलेटिव डिविडेंड। अरियर्स ऑन फिक्स्ड कम्युलेटिव डिविडेंड, सोच के देख, 2 मिनट आराम से सोच ले। डोंट यू थिंक अरियर्स ऑन फिक्स्ड कम्युलेटिव डिविडेंड, यानी कि फिक्स कम्युलेटिव डिविडेंड पे जिस पे अरियर्स आपको पे करना है, पेएबल है। सर फिक्स कम्युलेटिव डिविडेंड क्या है, यही नहीं समझा। ओ, प्रेफरेंस शेयर्स बचपन में आपने पढ़े होंगे। प्रेफरेंस शेयर्स पढ़े थे क्या? प्रेफरेंस शेयर्स के कुछ अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग टाइप होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स के, याद है क्या? सीए फाउंडेशन, 10-10 रुपए इसके अलग लगेंगे। सीए फाउंडेशन पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। ऐसा कुछ सीए फाउंडेशन में पढ़ा था क्या? ऐसा कुछ सीए फाउंडेशन में पढ़ा था क्या? ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल, ये देखिए रहा कम्युलेटिव डिबेंचर्स। कम्युलेटिव मतलब क्या होता है? कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स मतलब क्या होता है? जिसके ऊपर में दे हैव राइट टू क्लेम, क्या बोला मैंने? राइट टू क्लेम अरियर्स ऑफ डिविडेंड। यानी जिस साल प्रॉफिट नहीं हुआ तो अगले साल के प्रॉफिट से दे कैन क्लेम डिविडेंड। याद आया? याद आया तो थम्स अप दे, याद आया तो थम्स अप दे। याद आ गया ये? राइट टू क्लेम अरियर्स ऑफ डिविडेंड, क्या बोलेंगे हम इनको? दे हैव राइट टू क्लेम अरियर्स ऑफ डिविडेंड। ठीक है, इफ दे हैव राइट टू क्लेम अरियर्स ऑफ डिविडेंड, तो सवाल वही है, इफ दे हैव राइट टू क्लेम अरियर्स ऑफ डिविडेंड, तो ये अरियर्स ऑफ फिक्स्ड कम्युलेटिव डिविडेंड है जो क्लेम करना चाहते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अब मेरे को बताओ ये क्या है? इज इट लाइबिलिटी और नॉट?
अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिविडेंड समझाया था, डिविडेंड की लाइबिलिटी तब तक नहीं होती जब तक के शेयर होल्डर्स डिक्लेयर नहीं कर ले, तो प्रॉफिट ही नहीं है तो डिक्लेयर ही नहीं कर पाए, इसीलिए अरियर्स ऑफ डिविडेंड है ना। जब तक डिक्लेयर नहीं होता तब तक इट इज़ अ कंटिजेंट लाइबिलिटी, नोट्स टू अकाउंट्स में जाएगा। जब तक डिक्लेयर नहीं होगा तब तक ये कंटिन्यू, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट नहीं है इसलिए हम डिक्लेयर नहीं कर रहे, इसलिए अरियर्स जमा हो रहा है ना। हमारे पास जब तक प्रॉफिट नहीं है हम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रहे, इसलिए अरियर्स जमा हो रहा है। समझा है तो थम्स अप दे, समझा है तो थम्स अप दे। हाँ पीयूष, बराबर है, प्रॉफिट नहीं है तो उनको भी डिक्लेयर करने का कोई अधिकार नहीं है, बट शेयर होल्डर्स भी तब तक डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे ना जब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रपोज ना कर दे। क्या ये कहाँ फिक्स्ड है कि अच्छा चल, अगर शेयर होल्डर्स ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रपोज ही कैसे करेंगे, प्रॉफिट नहीं अरियर्स क्यों है, समझा क्या, टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है ना वो। चल आगे बढ़ते हैं, अरियर्स इसीलिए है ना क्योंकि प्रपोज नहीं हुआ, नहीं तो दे दिया रहता हमने, नहीं तो वो अनक्लेम्ड होता ना, अनक्लेम्ड वर्ड वापरा रहता, अरियर्स नहीं, ठीक है। फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स, बोल बच्चा, फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है, नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स में ये चला जाएगा अंडर द हेड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। नेक्स्ट, ब्रोकरेज ऑन इशू ऑफ शेयर्स, ब्रोकरेज ऑन इशू ऑफ शेयर्स, डोंट यू थिंक ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नॉन करेंट एसेट अदर नॉन करेंट एसेट्स, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, नॉन करेंट एसेट्स अदर नॉन, अभी समझाया था मैंने थोड़ी देर पहले, नॉन करेंट एसेट बेसिकली तो इसको पी एंड एल में डाल सकता है, डिस्काउंट को पी एंड एल में डाल सकता है, बट इट हैज़ टू बी अलोकेटेड ओवर द पीरियड, ये पी एंड एल में नहीं जाता, डिस्काउंट पी एंड एल में जा सकता है क्योंकि डिस्काउंट इशू ऑन इशू ऑफ शेयर्स, वैसे भी देखा जाए तो नई कंपनीज एक्ट के हिसाब से डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए मैंने काट दिया था, बट यू कैन गिव ब्रोकरेज ऑन इशू ऑफ शेयर्स, वो नॉन करेंट है, वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इट हैज़ टू बी राइट ऑफ ओवर द पीरियड ऑफ द डिवेंचर्स, या आने वाले कुछ 5-6 साल में उसको राइट ऑफ कर सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, यस ये बताओ तो डेबिट बैलेंस कब आएगा, जब लॉस रहेगा। मेरे को बताओ, इन शेयर होल्डर्स इन कंपनीज एक्ट प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कैपिटल में जाता है कि रिजर्व एंड सरप्लस में जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ जाता है, शेयर होल्डर्स शेयर कैपिटल नहीं, रिजर्व एंड सरप्लस, दिस विल गो टू शेयर होल्डर्स फंड रिजर्व एंड सरप्लस, बट इट विल बी डिडक्टेड, वाई इट विल बी डिडक्टेड, क्योंकि ये लॉस है, डेबिट बैलेंस है मतलब लॉस है ना, स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है तो वो रिजर्व एंड सरप्लस से डिडक्ट होगा, शेयर कैपिटल में एडजस्ट नहीं होता है, रिजर्व एंड सरप्लस से डिडक्ट होगा। समझा है तो थम्स अप दे, समझा है तो थम्स अप दे। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इसका तो अलग अलग हेड ही है, नॉन करंट एसेट्स में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नाम का हेड ही होता है, फिक्स एसेट नाम का कोई हेड नहीं है, वो खत्म हो गया है, ठीक है, फिक्स एसेट नाम का हेड खत्म हो गया, बट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हेड अभी भी है, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जवाब दे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, दो ऑप्शन है इसके, दो ऑप्शन है तेरे जीवन में, तेरे जीवन में दो ऑप्शन है, या तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन अकाउंट में डाल दे, या मैचिंग प्रिंसिपल यहाँ लगेगा बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग डेटर्स, दिस इज रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग डेटर्स, तो या तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में लिख दे या साइड चेंज साइन चेंज करके ट्रेड रिसीवेबल से माइनस कर ले, दो ऑप्शन है, या तो करंट एसेट्स में से ट्रेड रिसीवेबल से माइनस कर ले, या दूसरा ऑप्शन है करंट लाइबिलिटी, लिख लेना यही बाजू में, करंट लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म प्रोविजन। आपकी इंस्टीट्यूट ना दोनों करती है, कभी ऊपर वाला करती है यानी कभी वो वाला करती है, कभी ये वाला करती है, तो मैं एक स्थिर जवाब नहीं दे सकता कि क्या करना है, इंस्टीट्यूट ने खुद दोनों मेथड वापरा हुआ है, कुछ चैप्टर्स में उन्होंने ट्रेड रिसीवेबल से डिडक्ट किया हुआ है, कुछ चैप्टर्स में उन्होंने शॉर्ट टर्म प्रोविजन में अलग से लिखा हुआ है। समझा है तो थम्स अप दो, दोनों ऑप्शन है मान के चलना अपन ने, फिर समझा है तो थम्स अप दो। हम क्या फॉलो करेंगे, वी आर गोइंग टू डिडक्ट इट फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, हम क्या फॉलो करेंगे, वी आर गोइंग टू डिडक्ट इट फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट है, शेयर होल्डर्स फंड रिजर्व एंड सरप्लस प्लस होगा बेसिकली, तो लिखना नहीं पड़ता, अगर प्लस होता है तो लिखना नहीं पड़ता, ठीक है। ये वाला रिपीटेड है, देखते कितने लोगों को याद है, अनकॉल्ड लाइबिलिटीज ऑन पार्टली पेड अप शेयर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, यहाँ उन्होंने स्पेसिफिकली दे दिया हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, थोड़ी देर पहले जब ये आया था तो यहाँ लिखा हुआ नहीं था हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, लिखा हुआ था क्या, नहीं, यहाँ उन्होंने स्पेसिफिकली दे दिया हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, क्या लागे, कंटिजेंट लाइबिलिटी नोट्स टू अकाउंट ना,
कंटिजेंट लाइबिलिटी नोट्स टू अकाउंट, यस और नो? नेक्स्ट अगला क्या है? क्लेम अगेंस्ट कंपनी नॉट एक्नॉलेज एज डेथ। थोड़ा दिमाग लगाओ। क्लेम अगेंस्ट कंपनी नॉट एक्नॉलेज एज डेथ, किसी ने हमारे अगेंस्ट क्लेम किया हुआ है बट हमने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया है। डोंट यू थिंक दिस इज पेंडिंग लॉ सूट्स? पेंडिंग लॉ सूट्स, किसी ने हमारे अगेंस्ट पेनल्टी मांगी है, 2 करोड़ रुपए का पेनल्टी भर रहा है, कि कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है। वो लाइबिलिटी तब तक नहीं है ना जब तक हम हार नहीं जाते। वो लाइबिलिटी तब तक नहीं है जब तक हम हार नहीं जाते, बट तब तक के वो कंटिजेंट लाइबिलिटी है ना। क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज एज डेथ, दिस इज कंटिजेंट लाइबिलिटी शोन इन नोट्स टू अकाउंट्स। हमने बुक नहीं किया बट ये हमारे अगेंस्ट में केस फाइल करके रखा हुआ है अगले वाले ने। ये समझा है तो थम्स अप दे दे, समझा है तो थम्स अप दे दे। नेक्स्ट अगला क्या है आपका? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, रिजर्व है, रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा। पब्लिक डिपॉजिट्स, मैं बता ये पब्लिक डिपॉजिट्स कौन से वाले होंगे, दिए हुए या लिए हुए? पब्लिक डिपॉजिट्स कौन से वाले होंगे, दिए हुए या लिए हुए? नाम सुन के क्या समझ में आता है? नाम सुन के क्या समझ में आता है, दिया हुआ या लिया हुआ? लिए हुए है ये लिए हुए। बेनिफिट्स आर पेएबल, लाइबिलिटी है ये, लाइबिलिटी है, पे करना है हमारे को। बट जनता से जो हम डिपॉजिट लेते हैं वो लॉन्ग टर्म रहता है। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज कंपनी एक्सेप्ट नहीं कर सकती, इट इज लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स। लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स नॉन करेंट लाइबिलिटीज, नॉन करेंट लाइबिलिटीज में भी अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में जाएगा वो। करंट नहीं है, करंट नहीं है वो। क्लियर है यहाँ तक? ऑथराइज शेयर कैपिटल, अब 2 मिनट इस पे सोचो, मैं 1 मिनट में आया। आप सोचो ऑथराइज शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है, याद करो। यस, ऑथराइज शेयर कैपिटल जो होता है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया होता है। आपको याद है ये सब, आप कंपनी लॉ में पढ़े हो या बिजनेस स्टडीज नाम के चैप्टर में या एसपीओसी में पढ़े होंगे। ऑथराइज शेयर कैपिटल इज दैट कैपिटल कंपनी कैन इशू ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। ऑथराइज शेयर कैपिटल ये एक्चुअली इशूड शेयर कैपिटल नहीं रहता, ये सिर्फ आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है। ऑथराइज शेयर कैपिटल आपको सिर्फ डिस्क्लोज करना पड़ता है, और ये डिस्क्लोज कहाँ हो जाता है, शेयर कैपिटल में। यानी शेयर कैपिटल में कैसे होता है, क्या होता है, मैं आपको समझाऊंगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी के लिए ध्यान रखना, ऑथराइज शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, उसमें एक हेड बनता है ऑथराइज्ड। कैसे बनेगा जब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा तब डिटेल में समझा दूंगा, अभी इसका ज़्यादा टेंशन मत लो। इसको ऐसा कैसा लिख के रख लो। शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल में अलग अलग हेड बनते हैं, शेयर कैपिटल में भी अलग अलग हेड बनते हैं। यानी देख, ये जो शेयर कैपिटल है ना, ये जो शेयर कैपिटल है, इस शेयर कैपिटल में भी अलग अलग हेड्स बनते हैं, उसमें एक हेड रहता है ऑथराइज शेयर कैपिटल, वहाँ लिखते हैं। आई होप क्लियर है सभी को, आई होप क्लियर है सभी को। ये आगे बढ़ो, सीबीएसई वालों को पता होगा, उन्होंने बनाया है, सीबीएसई में था ये। नेक्स्ट पीली मिली एक्सपेंस, हाँ जी, अरे वही नोट्स टू अकाउंट ही बोलते हैं उसको, आता हूँ ना मैं, रुकना, पेशेंस पेशेंस। वो जो हेड्स बनेंगे वो नोट्स टू अकाउंट्स में बनेंगे। हाँ, पीली मिली एक्सपेंसेस, अगला आइटम क्या है, पीली मिली एक्सपेंसेस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, नॉन करेंट एसेट्स, अदर नॉन करेंट एसेट, अंडर राइटिंग कमीशन, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अदर नॉन करेंट एसेट्स, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, अदर नॉन करेंट एसेट। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स हो सकता है, लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर्स नहीं हो सकता। शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, कायदे से देखा जाए तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स ये काट देना चाहिए हमने, ये होना नहीं चाहिए।
ये होना, ये समझा है ना अभी कंपनीज एक्ट के हिसाब से। नाउ शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट। आई होप बॉडी में गया है, बॉडी में गया है तो थम्स अप दो, बॉडी में गया है तो थम्स अप दो, या यहाँ लिख दो ये प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। पुराना बैलेंस भी सबको प्रॉफिट एंड लॉस में डलवा दिया था जब ये कंपनीज एक्ट 2013 आया था तभी। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कहाँ जाएगा? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, ये लाइबिलिटी है। अदर वो याद है ना, इशू के वक्त प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट बना लिया हमने। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नॉन करंट एसेट, अदर नॉन करंट एसेट्स में जाएगा। कॉल्स इन अरियर्स, एक बार ये दोनों मैंने साथ में लिख दिए। कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन अरियर्स हमने डिस्कस किया हुआ है। कॉल्स इन अरियर्स कहाँ जाएगा? करंट एसेट नहीं, रिसीवेबल है बट करंट एसेट नहीं। इट इज़ शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल डिडक्टेड, मैचिंग प्रिंसिपल। डेबिट में आने की जगह शेयर कैपिटल से डिडक्ट करेंगे, डेबिट में आने की जगह शेयर कैपिटल से डिडक्ट करेंगे। और कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस मतलब किसी शेयर होल्डर ने एडवांस में पैसे ला कर दे दिए, किसी शेयर होल्डर ने एडवांस में पैसे ला कर दे दिए, कहाँ जाएगा ये? किसी शेयर होल्डर ने यदि एडवांस में पैसे ला कर दे दिए तो ये शेयर कैपिटल में नहीं जाता, क्योंकि ये अब तक कैपिटल नहीं है, अब तक ये ओनरशिप के फंड में नहीं आया। इसको हम लिखते हैं करंट लाइबिलिटीज़ में, अदर करंट लाइबिलिटीज़ में, करंट लाइबिलिटीज़ में अदर करंट लाइबिलिटी, क्योंकि इसके बेनिफिट पेएबल है। जब तक हम कॉल नहीं कर देते, जब तक हम कॉल नहीं कर देते तब तक वो एडवांस है। अब हम कॉल कभी भी कर सकते, कल भी कर सकते और 10 साल बाद भी कर सकते, तो जब भी कर वो करंट लाइबिलिटी है। तो जब भी कर वो करंट लाइबिलिटी, किसी शेयर होल्डर ने यदि एडवांस दे दिया है तो बॉडी में क्या है तो थम्स अप दो, बॉडी में क्या है तो थम्स अप दो। आगे बढ़े, यहाँ से आगे बढ़ जाओ। अब हमने कुछ आइटम्स पी&एल वाले भी देखे थे। ऑडिट फीस, क्या लगता है ऑडिट फीस? पी&एल का एक बार याद कर लो, पी&एल का एक बार रिकैप कर लो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्री, WIP एंड स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉय बेनिफिट, फाइनेंस कॉस्ट, डिप्रिसिएशन और अदर एक्सपेंस। मेजर तो ये हेड है, बाकी तो सब अलग अलग डिफरेंट स्पेसिफिक आइटम ही है बेसिकली, ठीक है। ऑडिट फीस, ऑडिट फीस का कोई स्पेसिफिक हेड नहीं है, आपको अगर याद होगा तो ऑडिट फीस नाम से कोई हेड नहीं है। एंड ऑडिटर्स आर नॉट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। अगर कई लोग बोल रहे होंगे कि सर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में डाल दो, तो दे आर नॉट एम्प्लॉयज टू द कंपनी, दे आर ऑडिटर्स, एम्प्लॉय नहीं होते वो, ठीक है। वेजेस, सैलरी, बोनस, ये सब कहाँ चला जाएगा तेरा? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, वेजेस, सैलरी एंड बोनस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। क्लियर है क्या? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, डोंट यू थिंक एक्सपेंसेस साइड में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। इंटरेस्ट इनकम, अदर इनकम, बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड, क्या लागे बैड डेट्स रिकवर्ड? रिकवर्ड है ना? बैड डेट्स रिकवर्ड इज अदर इनकम, बैड डेट्स रिकवर्ड इज अदर इनकम। बैड डेट्स, बैड डेट्स क्या है? बैड डेट्स एक्सपेंस है, रिकवर्ड अलग चीज हो गया, एक्सपेंस अलग हो गया। एक्सपेंस के लिए कौन सा हेड है? बैड डेट के लिए एक ही हेड हो जाएगा फिर, अदर एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस। कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, EPF इज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में। सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप इनकम है, अदर इनकम में चली जाएंगी। सेल ऑफ स्क्रैप, बचा कुचा जो चिंदी चांदी आपने बेचा है वो अदर इनकम। पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी, अदर एक्सपेंसेस। इंश्योरेंस, अदर एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट नाम का हेड था ना इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के लिए। डिप्रिसिएशन, इसका अलग हेड है, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। गुडविल रिटर्न ऑफ, इसका भी अलग हेड है। बेसिकली फिक्स एसेट डिप्रिशिएट होते हैं, इंटेंजिबल एसेट अमोर्टाइज्ड होते हैं, इंटेंजिबल एसेट अमोर्टाइज्ड होते हैं। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, इसको छाप लो, देख लो। किसी में भी कोई भी डाउट है तो पूछ लो, किसी में भी छोटा मोटा बड़ा डाउट है तो पूछ लो, बिल्कुल बिंदास होकर डाउट पूछो। डू यू हैव एनी डाउट? आगे बढ़ो। अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये तो हमने अभी हेड लॉक किया, 2 दिन लगे 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 हमने हेड लॉक करना सीखा। आज हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है।
एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा ताकि आप उस पर कंट्रोल ला सके और फिर हम उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। चलिए आइए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, सभी का ध्यान मेरे को कंप्यूटर स्क्रीन पे चाहिए, बातें मस्ती चकलस बकर करना नहीं। चलो, प्रॉब्लम नंबर 1, द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ मूनलाइट एंड कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2011। ठीक है, बैलेंस शीट दिया हुआ है मूनलाइट लिमिटेड का। ट्रायल बैलेंस है, ये वाला डेबिट कॉलम है, ये वाला क्रेडिट कॉलम है। इसके अंदर में इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप दिया हुआ है 3000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, जनरल रिजर्व अनक्लेम, ये पूरा ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। एडजस्टमेंट के नाम पे कुछ भी दिया हुआ नहीं है, एडजस्टमेंट के नाम पे कुछ भी दिया हुआ नहीं है। चलो, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आए ना तो इसको सॉल्व करने का कोई एक पर्टिकुलर तरीका नहीं है, आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। एक तरीका जो मैं फॉलो करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ, एक तरीका जो मेरे को पर्सनली पसंद है वो तरीका मैं आपको बता देता हूँ, आप उसको ध्यान में रखते हुए कर सकते हो। क्या करना, क्या करना, देख पहला एक लंबा तरीका बता देता हूँ फिर मेरा तरीका बताता हूँ। ठीक है, एक लंबा तरीका बता देता हूँ फिर कृष्णा सर के तरीके पे आ जाएंगे। पहले लंबा तरीका क्या होता है, एक लंबा तरीका ये हो सकता है कि ये जो फॉर्मेट है, कहाँ गया, अच्छा वो ऊपर चला गया। बेसिकली ये वाला जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट पहले तू बना ले, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, सारे हेड लिख दे, सारे हेड लिख दे। ये पूरा फॉर्मेट वैसा का वैसा कॉपी पेस्ट कर दे। ठीक है, एसेट बैलेंस शीट के साइड का लाइबिलिटी इनकम एंड एक्सपेंडिचर विद एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सेप्शनल आइटम, बट मेरे को बता फिर वो लिख, फिर उसके बाद में जो क्वेश्चन में दी हुई इन्फॉर्मेशन है उसको रिस्पेक्टिव हेड में ट्रांसफर करते जा, उसको रिस्पेक्टिव हेड में ट्रांसफर करते जा। बट आपको क्या लगता है बैलेंस शीट में जितने आइटम दिए वो हर हेड में कहीं ना कहीं जाएंगे क्या? ज़रूरी है क्या कि आपको 100% ऑफ द हेड्स के क्वेश्चन में दिए हो? ये ज़रूरी है क्या? ये ज़रूरी नहीं है, ये थोड़ा लंबा तरीका हो जाता है, इसको टाइम लगता है। ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। उससे अच्छा एक तरीका है कृष्णा सर का तरीका, वो फॉलो कर। वो फॉलो कर मतलब कैसा, इसके अंदर में क्या करेगा, जब तू इसमें सॉल्व करेगा तो सिंपली जस्ट डू वन थिंग, सिंपली जस्ट डू वन थिंग। क्या करना है तेरे को, एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ ले, एक बार क्या कर, पूरा क्वेश्चन ऊपर से लेके नीचे तक पढ़ ले। क्या है, इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल क्या होता है, इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल के अंदर में जनरल रिजर्व इशूड सब्सक्राइब पेड अप शेयर होल्डर्स फंड में जाएगा, ऐसा सोच के चलना, हेड में लॉक करते जा। शेयर होल्डर्स फंड शेयर कैपिटल में, जनरल रिजर्व चला जाएगा शेयर होल्डर्स फंड रिजर्व एंड सरप्लस में। अनक्लेम डिविडेंड अनक्लेम्ड है जाएगा, अनक्लेम्ड डिविडेंड अदर करंट लाइबिलिटीज़ में। ट्रेड क्रेडिटर्स ट्रेड पेएबल में जाएगा, बिल्डिंग एट कॉस्ट पीपीई में जाएगा। परचेजेस जो रहेगा, परचेजेस ऑफ फिनिश गुड बोला तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड करके इनकम एंड प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस अदर एक्सपेंस, एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस अदर एक्सपेंस, जनरल चार्जेस अदर एक्सपेंस, मशीनरी एट कॉस्ट पीपीई में चला जाएगा, मोटर व्हीकल पीपीई, फर्नीचर पीपीई, ओपनिंग स्टॉक चेंजेस इन इन्वेंट्री, बुक डेट्स मतलब ये ट्रेड रिसीवेबल है डेटर्स, इन्वेस्टमेंट्स नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, डिप्रिसिएशन रिजर्व। क्या लगता है डिप्रिसिएशन रिजर्व मतलब क्या होता है, डिप्रिसिएशन है या देखिए इसको क्रेडिट बैलेंस है, दिस इज प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन आप बचपन में याद करो, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन नाम के चैप्टर में पढ़ा था। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन इज डिडक्टेड फ्रॉम एसेट्स ना, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन इज डिडक्टेड फ्रॉम एसेट, हाँ या ना, थम्स अप दे, याद आया तो थम्स अप दे। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन या अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन इज डिडक्टेड फ्रॉम एसेट्स, तो ये एसेट फिक्स एसेट्स में जाएगा, पीपीई में जाएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में। एडवांस इनकम टैक्स, एडवांस पेमेंट टू इनकम टैक्स, करंट एसेट्स अदर नॉन शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस या अदर करंट एसेट्स में डाल दो। ठीक है, कैश बैलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, डायरेक्टर्स फीस, आर डायरेक्टर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, नो, अदर एक्सपेंसेस में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अदर इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस, ये ओपनिंग बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस है। देख हमारा 31 मार्च को साल खत्म हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस है, ये रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस में ओपनिंग बैलेंस दिखेगा, होता है ना, कैपिटल में ऐड नहीं हुआ तो पिछले साल का प्रॉफिट इस साल कैरी फॉरवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस से ही होगा ना। कैपिटल में ऐड हो जाता तो इस साल प्रॉफिट दिखता नहीं था, पिछले साल का प्रॉफिट इस साल दिखता नहीं, बट ये ऐड नहीं हुआ इसलिए पिछले साल के प्रॉफिट अलग से दिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस में। स्टाफ प्रोविडेंट फंड ये रिटायरमेंट में देते हैं हम, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ है, अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में चला जाएगा, या प्रोविजन जो भी। यहाँ तक समझ में आया क्या? यहाँ तक समझाया तो हम सब दो, यहाँ तक समझाया तो आपने क्या किया, एक बार पढ़ लिया और उसके हिसाब से अपने दिमाग में हेड्स सोच लिए, उसके हिसाब से आपने हेड्स सोच लिए। अब ये हेड्स दिमाग में रहते नहीं, मुझे पता है,
सर आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, आपको याद रह जाएंगे, हम तो अभी अभी पढ़ना चालू किया, हम तो पहली पहली बात सॉल्व कर रहे हैं। कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा हेड्स दिमाग में रहे, क्योंकि इसमें आपने देखा होगा बहुत सारे हेड्स की ज़रूरत ही नहीं है। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट नाम का हेड नहीं है, मनी रिसीव एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट वगैरह की ज़रूरत नहीं है, डेफर टैक्स एसेट, डेफर टैक्स लाइफ, ये सब हेड्स की ज़रूरत नहीं है। अननेसेसरी वाले इतने हेड्स बनाना परवड़ता नहीं। जो पहली मेथड बताया था, पूरी बैलेंस शीट बना लो और उसके हेड्स में डालते जाओ, वो मेथड की ज़रूरत ही नहीं है, उतने डिटेल में जाने की दिक्कत ही नहीं है। क्या करो सिंपल, अब क्या करना, फॉर्मेट बनाना है। कैसा, एक बार हेडिंग दे देना, लगे ही ना, एक एक पेज लो, बैलेंस शीट पूरी एक पेज में, पी&एल पूरे एक पेज में, और नोट्स एक पेज में, वो पेजेस है हमारे, समझ लो, पेज 1, पेज 2, पेज 3, इस तरीके से आप लेकर चलो। अब कोशिश करना बैलेंस शीट और पी&एल दोनों आजू बाजू में रहे, बैलेंस शीट पी&एल एटलीस्ट दोनों आजू बाजू में रहे, और फिर नोट्स टू अकाउंट। अब होता क्या है, ध्यान देना। सबसे पहला आइटम है इक्विटी, इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, ये पता है बच्चा, जवाब दे। इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल कहाँ जाएगा? इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल शेयर होल्डर्स फंड में जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बना दिया इशूड इक्विटी एंड लाइबिलिटी शेयर होल्डर्स फंड शेयर कैपिटल। अब आप देख रहे हो क्या, नोट का मीनिंग मैंने आपको अब तक समझाया नहीं था। अब यहाँ पे मैंने नोट के सामने नोट नंबर 1 लिखा है। आपको अगर याद होगा तो जब फॉर्मेट हम पढ़ रहे थे तो यहाँ नोट का कॉलम था, मैंने इसका कॉलम का मीनिंग आपको समझाया ही नहीं था कि ये क्यों है। अब उसका मीनिंग समझना, दीज आर रेफरेंस नोट, इसको रेफरेंस बोलते हैं, क्योंकि बेसिकली शेयर कैपिटल से रिलेटेड अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है मैं यहाँ चिवड़ा करूँगा या सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखूंगा तो बैलेंस शीट लंबी बन जाएंगी। और हमारा इंटेंशन क्या है, कितनी भी बड़ी बैलेंस शीट रहे, देख ले रिलायंस जियो की भी बैलेंस शीट इतनी बड़ी करोड़ों में बैलेंस शीट है, बट वो एक पेज पे आनी चाहिए। कितनी भी बड़ी बैलेंस शीट रहे वो एक पेज में आ जानी चाहिए, ये हमारा प्रेजेंटेशन का नियम है। देख करोड़ों की बैलेंस शीट उसने सिंगल पेज में लाया, ये देख सिंगल पेज में लाया, इतने पेज में उसने पूरी करोड़ों की बैलेंस शीट ला दिया। देखो ये एसेट साइड की टोटल, एसेट साइड की टोटल, लाइबिलिटी साइड की टोटल, देखो नहीं लगता करोड़ों की बैलेंस शीट उसने एक पेज में अक्यूमुलेट किया। अब उसने अगर यहाँ पे शेयर कैपिटल जो है, कहाँ गया तेरा शेयर कैपिटल में, अगर उसने सारी इन्फॉर्मेशन लिखी रहती, सारी इन्फॉर्मेशन अगर उसने शेयर कैपिटल की यहाँ लिखते बैठता, ये जैसा इक्विटी शेयर कैपिटल, उसने क्या किया, इक्विटी शेयर कैपिटल में कितने कितने शेयर्स है उसके लिए अलग नोट बनाया, नोट का नंबर 12 है। तो अगर तेरे को जानना है कि ये 45,000 के शेयर्स कहाँ कहाँ से आए हुए, तो तू नोट नंबर 12 में चले जा, तू नोट नंबर 12 में चले जा, नीचे में जा कहीं तो भी तेरे को नोट नंबर 12 मिल जाएगा। दिखाता हूँ मैं, एक मिनट। देख नोट नंबर 12 में शेयर कैपिटल, याद है क्या 45,000 रुपये दिया हुआ था ऊपर में, नोट नंबर में 45,000 रुपये दिया हुआ था, हाँ या ना? तो बैलेंस शीट में इतना चिवड़ा बैलेंस शीट में करने की जगह उसके लिए उसने अलग से नोट बना लिया। इतना चिवड़ा बैलेंस शीट में करने की जगह उसने अलग से उसका चिवड़ा बना अलग से उसने लिख दिया। समझाया तो थम्स अप दे, समझाया तो थम्स अप दे। यानी बैलेंस शीट में पूरी डिटेल लिखने की जगह हम उसके रेफरेंस नोट दे देंगे। हमने यहाँ लिखा नोट नंबर 1, और नोट्स टू अकाउंट में इसका नोट बना देंगे नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल। बॉडी में गया है तो थम्स अप दो, बॉडी में गया है तो थम्स अप, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया ना, यहाँ तक समझा? अब यहाँ तू लिखेगा, यहाँ तू लिखेगा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। अब कंपनीज एक्ट क्या बोलती है कि आपको ऑथराइज शेयर कैपिटल भी डिस्क्लोज करना पड़ता है। कहाँ पर? ये नोट में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऑथराइज शेयर कैपिटल, और पूरे क्वेश्चन में ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना है पता नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे, डैश डैश इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। मेरे को एटलीस्ट ये तो पता है ना इक्विटी शेयर 100 रुपये वाले, डैश डैश। अब यहाँ 3,000 मत लिख देना, क्योंकि ये 3,000 इशूड शेयर कैपिटल है, ऑथराइज्ड नहीं है। 3,000 इशूड शेयर कैपिटल है, ऑथराइज नहीं। सर ये ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब ये फाउंडेशन में पढ़ चुके हो आप। ऑथराइज्ड, इशूड, शेयर, पेड अप, ये फाउंडेशन में शेयर्स चैप्टर के वक्त हमने पढ़ा था। नहीं तो फाउंडेशन का लेक्चर दोबारा जाके देख लेना, मेरे भी चैनल पे आपको मिल जाएगा वो लेक्चर, लास्ट में पढ़ा है मैंने शेयर्स के। ठीक है, क्लियर है क्या यहाँ तक? हाँ या ना? ये हो गया तेरा ऑथराइज शेयर कैपिटल। एंड ऑथराइज शेयर कैपिटल डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट। इसकी 2 डंडी मार के टोटल लिख के खत्म कर देना। देख रिलायंस की भी बैलेंस शीट में ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना लिखा हुआ है इसने, 570000000000। इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इज 57,000 है। क्लियर है क्या?
ये हो गए प्रेफरेंस शेयर्स, ऑथराइज्ड हो गए, तो उसने उसमें से इक्विटी शेयर्स इतने इशू किया है। देख ऑथराइज शेयर कैपिटल के पहले उसने 2 डंडी मार के ऑथराइज शेयर कैपिटल को खत्म किया। एंड ऑथराइज शेयर कैपिटल डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ योर बैलेंस शीट, इट इज जस्ट डिस्क्लोज्ड इन योर नोट्स टू अकाउंट। बैलेंस शीट में अगर तेरे को याद होगा तो इसने क्या दिया था, बैलेंस शीट में अगर तेरे को याद होगा तो बैलेंस शीट में इसने सिर्फ और सिर्फ क्या मेंशन कर रखा था, 45,000। बैलेंस शीट में सिर्फ और सिर्फ इसने क्या मेंशन कर रखा था, 45,000। कहाँ गई वो बैलेंस शीट, ये देख बैलेंस शीट में सिर्फ और सिर्फ उसने क्या मेंशन किया हुआ है, बैलेंस शीट में करंट लाया हुआ है, ये देख बैलेंस शीट में सिर्फ और सिर्फ 45,000 मेंशन किया हुआ है। बोल हाँ या ना, बोल यस और नो। समझाया तो थम्स अप दे, समझाया तो थम्स अप दे। आगे बढ़ू, यहाँ से आगे बढ़ू, तो ये हमने ऑथराइज शेयर कैपिटल डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ योर बैलेंस शीट, बट येस ऑफ कोर्स इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल विल फॉर्म द पार्ट ऑफ योर बैलेंस शीट। तो अगली लाइन में लिख देंगे इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल दैट इज 3 लाख इक्विटी शेयर्स। कितने हैं, 3 लाख। आप चाहो तो इनर कॉलम में लिख सकते हो 3,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, आप चाहो तो लिख सकते हो, इट्स अप टू यू। हमने लिख भी दिया है और लिखना भी चाहिए, सही तरीका है लिखने का, 3,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। आगे बढ़ू, आगे बढ़ू यहाँ से। नेक्स्ट अगला आइटम क्या, अगला आइटम क्या है, रिजर्व्स। अगेन रिजर्व्स कहाँ चले जाएंगे, शेयर कैपिटल के नीचे रिजर्व्स एंड सरप्लस, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 इसका भी नोट बना लेंगे। अगेन वहाँ चिड़ा करने की जगह रिजर्व्स अलग बनेंगे, अलग बनेंगे। देख अंबानी भाई, अंबानी अंबानी जी ने भी किया है, देख ले रिजर्व्स कहीं लिखे होंगे, कहीं ना कहीं तो लिखे होंगे उनने रिजर्व। अब ये साला इनने फॉर्मेट थोड़ा चेंज, ये अदर इक्विटी में लिख दिया उन्होंने, अदर इक्विटी यानी यहाँ लिखते हैं वो रिजर्व्स, अदर इक्विटी 13 नंबर का जो नोट है उसमें लिखा है उन्होंने। तो यहाँ आ गए रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस कितना हो गया तेरा, जनरल रिजर्व 1,25,000, 1,25,000 क्लियर है यहाँ तक। अनक्लेम डिविडेंड, बच्चा बोल अनक्लेम डिविडेंड कहाँ जाएगा, अनक्लेम डिविडेंड जाएगा नॉन करंट, करंट एसेट्स में, नॉन करंट नहीं, करंट एसेट्स, सॉरी नॉन करंट लाइबिलिटी। तो क्या करंट लाइबिलिटी, 2-4 लाइन छोड़ देना, मैंने क्या बोला, 2-4 लाइन छोड़ देना। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के लिए लाइन छोड़ देना, क्योंकि नॉन करंट लाइबिलिटीज़ थी, अगर आपको याद होगा स्टाफ प्रोविडेंट फंड नाम का एक आइटम था। यहाँ पर, यहाँ पर हम कौन से हेड में डाल देंगे उसको, अदर करंट लाइबिलिटीज़। अब सुन, अब मैं ये थोड़ा शॉर्टकट लगा रहा हूँ, हम जब हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व कर रहे हैं तो कायदे से अदर करंट लाइबिलिटी का नोट बनना चाहिए। क्या बोल रहा हूँ मैं, अदर करंट लाइबिलिटी का नोट बनना चाहिए, यस ऑफ कोर्स अदर करंट लाइबिलिटीज का नोट बनना चाहिए। बट मेरे को एक चीज़ बता, अदर करंट लाइबिलिटी में सिंगल हेड जाने वाला है, अदर करंट लाइबिलिटी में सिर्फ सिंगल हेड जाएगा। मैं एग्जाम में ज़्यादातर नोट बना नहीं पाऊंगा, प्रैक्टिकल लाइफ में बनते हैं। अंबानी ने बनाया है, देख ले कितने नोट बनाया उसने, अंबानी ने कितने नोट बना के रखा हुआ है, अराउंड 22 नोट बना रखा है। 22 नोट हो गए तेरे बैलेंस शीट के। उसके अलावा यहाँ पे देख इसके भी नोट अलग बने हुए, 28, 29, 29 नोट्स बनाया उसने। कितने नोट्स बनाया हुआ है, 29 नोट्स बनाया हुआ है। इतने नोट आप प्रैक्टिकल एग्जाम में बनाने जाओगे दिक्कत जाएंगी। तो क्या करना, अदर करंट लाइबिलिटी में जाने वाला है कौन सा, अनक्लेम डिविडेंड। तेरे को पता है ना अनक्लेम डिविडेंड अदर करंट लाइबिलिटी में जाने वाला है। और अदर करंट लाइबिलिटी में इसके अलावा और कुछ नहीं जाने वाला, अदर करंट लाइबिलिटी में इसके अलावा कुछ नहीं जाने वाला। तो मैं यहीं लिख देता हूँ उसको, अदर करंट नॉन करंट सॉरी अनक्लेम डिविडेंड 3,000 रुपये, अनक्लेम डिविडेंड 3,000 रुपये। नहीं तो क्या करना पड़ा रहता मेरे को, यहाँ पे इसके लिए 3 नंबर का नोट बना के अलग लिखना पड़ा रहता। हम वो करेंगे क्या, एग्जाम में नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में करेंगे। एग्जाम में नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में करेंगे। समझा है तो थम्स अप दे, समझा है तो थम्स अप दे। अगला क्या है उसके बाद में, ट्रेड क्रेडिटर्स। तेको पता है ट्रेड क्रेडिटर ट्रेड पेएबल में जाएगा, उसके साथ में बिल्स पेएबल जाता है, तो बिल्स पेएबल है ही नहीं, तो लिख दूँ क्या यहाँ पे ट्रेड पेएबल। नोट बनाने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट लिख दूँ 18,500, डायरेक्ट लिख दूँ 18,500। मैंने नोट क्यों नहीं बनाया, एक ही आइटम है, सिंगल आइटम के लिए कहाँ नोट बनाते बैठोगे, सिंगल आइटम के लिए कहाँ नोट बनाते बैठोगे, हाँ या ना, यही है ना लॉजिक। सिंगल आइटम के लिए कहाँ नोट बनाते बैठोगे, बोल यस और नो। आगे बढ़े यहाँ से, बिल्डिंग एट कॉस्ट। अब आपको नहीं लगता बिल्डिंग एट कॉस्ट, फर्नीचर, मोटर, ये सब 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 पीपीई में जाएगा। तो पीपीई में एक आइटम जाने वाला है, एक से ज़्यादा जाने वाले, पीपीई में एक आइटम जाएगा, एक से ज़्यादा जाएंगे। बोल जवाब दे बच्चा, जनता जवाब मांगती है। पीपीई में एक आइटम नहीं जाएगा, एक से ज़्यादा जाएंगे। तो इसका नोट बनाओ कि नहीं बनाओ, इसका नोट बनाओ या नहीं बनाओ, क्या लगता है, क्या बोलती पब्लिक, नोट बनाए कि नहीं बनाए। यस इसका नोट बनेगा। तो 2-4 लाइन छोड़ देना, एसेट्स
नॉन करेंट एसेट्स में क्या लिख दूंगे आप, पीपी। पीपी का नोट नंबर 3 बन गया, पीपी का बन गया नोट नंबर 3। क्या आ जाएगा पीपी नोट नंबर 3 के अंदर में आपका 75,000। कितना आ जाएगा, 75,000। ये क्लियर है क्या, हाँ या ना पे जवाब दो, यस और नो। आगे बढ़ो यहाँ से। देन उसके बाद में है परचेजेस। परचेजेस कितना हो गया तेरा, परचेजेस 2.5 लाख। परचेजेस 2.5 लाख। डोंट यू थिंक परचेजेस चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंस या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 2 लाइन छोड़ देना। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में लिख देंगे परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। एक ही आइटम में 2.5 लाख बिना नोट के लिख दूँ चलेगा, एक ही आइटम है तो बिना नोट के लिख दिया मैंने, एक ही आइटम है तो बिना नोट के लिख दिया, परचेजेस हो गया। उसके बाद में सेल, सेल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हम लिख देंगे सेल 5,50,000। आप चाहो तो यहाँ ब्रैकेट में छोटा सा सेल भी लिख सकते थे कि भाई हम ट्रेडर है, हमने माल बेचा है, हम ट्रेडर है, हमने माल बेचा है। क्या कर रहा हूँ समझ में आया तो थम्स अप दो फटाफट। क्या कर रहा हूँ समझा ना, इस तरीके से हम पोस्टिंग करते हैं, इस तरीके से हम इसकी पोस्टिंग करते हैं। अब हल्का सा स्पीड बढ़ा रहा हूँ मैं, हल्का सा, थोड़ा सा संभालना खुद को, ठीक है। सेल के बाद में अगला मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। अब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस अदर में जाने वाला है, अदर एक्सपेंसेस में। अगर आपको याद होगा ना तो अदर एक्सपेंसेस के देख अगला इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, जनरल चार्जेस, ये सब अदर एक्सपेंस में जाएंगे। तो देखो नहीं लगता अदर एक्सपेंस का नोट बनेगा, अदर एक्सपेंस का नोट बन जाएगा, नोट नंबर 4 अदर एक्सपेंसेस, नोट नंबर 4 अदर एक्सपेंसेस आ गया। अदर एक्सपेंस एक से ज़्यादा आइटम थे इसलिए मैंने उसका नोट बना लिया। अब अदर एक्सपेंसेस में क्या क्या लिखते चल। अदर एक्सपेंसेस में क्या हो गया, 1,80,000, 1,80,000। उसके बाद में क्या हो गया, इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस 14,500, जनरल चार्जेस 15,500। बॉडी में गया, बॉडी में गया यहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस यानी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस एंड जनरल चार्जेस। क्लियर है, आगे बढ़ाओ यहाँ से। नेक्स्ट ये हो गया तेरा। उसके अलावा है तेरा मशीनरी एट कॉस्ट। अगला आइटम क्या है तेरा, मशीनरी एट कॉस्ट। तो मशीनरी एट कॉस्ट बोले तो ये तेरा चला जाएगा पीपी। पीपी का नोट हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, पीपी का नोट हमने ऑलरेडी बनाया तो यहीं लिख देना फिर मशीनरी एट कॉस्ट। मोटर व्हीकल एट कॉस्ट अगेन यहीं आ जाएगा, है ना, समझ रहे। मोटर व्हीकल एट कॉस्ट। फिर क्या है, फर्नीचर एट कॉस्ट, वो भी पीपीई में आ जाएगा। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी है ना फर्नीचर, 2,500 रुपये, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक अगर आपको याद होगा तो वो चेंजेस इन इन्वेंट्री में जाता है। ओपनिंग स्टॉक कहाँ चला जाएगा आपका, चेंजेस इन इन्वेंट्री। यहाँ चेंजेस इन इन्वेंट्री फॉर्मूला क्या था, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। क्लोजिंग कुछ है नहीं तो 86 माइनस नील, इसको लिख दूँ क्या, 96,000, 86,000। क्लोजिंग स्टॉक है नहीं फिलहाल, क्लोजिंग स्टॉक है नहीं, जब आएगा तब माइनस करेंगे उसको। यहाँ तक समझाया तो थम्स अप दो। हमने ओपनिंग स्टॉक तक सारा पोस्टिंग कर दिया, ओपनिंग स्टॉक तक सारा पोस्टिंग कर दिया। अगला है डेटर्स। बुक डेट्स यानी डेटर्स है 1,12,000 के, 1,12,000 के डेटर्स है, 1,12,000 के डेटर्स। ट्रेड रिसीवेबल, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में चला जाएगा ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल इसका भी नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डेटर्स है। बिल रिसीवेबल रहता तो हमने सोचे भी रहते नोट बनाने का कि डेटर्स अलग और बिल रिसीवेबल अलग, तो 2 आइटम हो गए रहते। इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा 1,45,000। इन्वेस्टमेंट में हमने बनाया नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे लिख देना 1,45,000। एडवांस पेमेंट टू इनकम टैक्स, एडवांस पेमेंट करंट लाइबिलिटी, नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, डिप्रिसिएशन रिजर्व है वो। डिप्रिसिएशन रिजर्व क्या हो जाएगा, आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। डिप्रिसिएशन रिजर्व विल बी डिडक्टेड फ्रॉम फिक्स एसेट्स, और फिक्स एसेट्स यहाँ लिखे हुए हैं ना, तो यहाँ से लेस हो जाएगा ना डिप्रिसिएशन रिजर्व। डिप्रिसिएशन रिजर्व विल बी डिडक्टेड फ्रॉम फिक्स एसेट, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन नाम का टॉपिक हमने बचपन में पढ़ा था। समझाया तो थम्स अप दो रे बेटा, समझाया तो थम्स अप दो। आगे बढ़ू यहाँ से। डिप्रिसिएशन रिजर्व के बाद में एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स है, पेमेंट कर दिया, पे कर दिया, एडवांस है। बेनिफिट्स आर रिसीवेबल। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में डोंट यू थिंक एक लाइन छोड़ दिया मैंने कैश के लिए, अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स में ये चला जाएगा एडवांस पेमेंट टू इनकम टैक्स। सिंगल आइटम है, नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिंगल आइटम है, नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट एडवांस पेमेंट हो गया। उसके बाद है कैश एंड कैश, कैश एंड कैश बैलेंस, ये चला जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट।
आप चाहो तो ब्रैकेट में कैश करके लिख सकते हो 42,100, ये कैश है ना, बैंक का बैलेंस नहीं है, ये कैश का बैलेंस है 42,100। डायरेक्टर्स फीस अदर एक्सपेंस में चला जाएगा बिकॉज डायरेक्टर्स आर नॉट द ओनर, हाँ एम्प्लॉय मत मान लेना। डायरेक्टर्स फीस 900। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अदर इनकम, अदर इनकम का भी सिंगल आइटम ही है, सिंगल आइटम है तो यहाँ लिख दिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के नीचे अदर इनकम, हेड लिख दिया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 4,500। अदर इनकम है तो उसका नाम क्या है, अदर इनकम है तो उसका नाम क्या है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अदर इनकम है तो उसका नाम है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगला क्या हो गया उसके बाद में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस 1 अप्रैल 2010 को 8,000 रुपये का प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा। ओपनिंग बैलेंस है ये, इसको मैंने इनर कॉलम में लिखना है, ओपनिंग बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2010। आप चाहो तो इनर में भी लिख सकते हो, समझेगा क्यों। ये ओपनिंग बैलेंस हो गया, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर ऐड करना पड़ेगा ना इसमें, तो टोटल प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस मिल जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर ऐड कर दोगे तो टोटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस मिल जाएगा। अभी आगे बढ़, स्टाफ प्रोविडेंट फंड नॉन करेंट लाइबिलिटी, हमने लाइन छोड़ी थी, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में प्रोविजन है, प्रोविडेंट फंड आपको उनको पे करना है व्हेन दे आर गोइंग टू रिटायर, 19,000 रुपये। अगेन इसका हमने नोट नहीं बनाया, नोट नहीं भी बनाया तो भी चल जाएगा। बॉडी में गया है तो थम्स अप दे दे, बॉडी में गया है तो थम्स अप दे दे। पीयूष बेटा कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़ू यहाँ से। अभी ये एक बार हमारा प्राइमरी ये पोस्टिंग हो गया। अब ज़रा ध्यान देना, अब ज़रा ध्यान देना, ये पोस्टिंग के बाद अब हमको करना पड़ता है बैलेंसिंग। ये पोस्टिंग, अब ये पोस्टिंग के बाद वैसे एडजस्टमेंट भी पास करना पड़ता है। क्वेश्चन में फिलहाल एडजस्टमेंट नहीं है, आगे आएंगे एक दो क्वेश्चन में हम ज़रा पोस्टिंग पर कंट्रोल ला लेते हैं, फिर हम एडजस्टमेंट की तरफ भी बढ़ेंगे। अभी फिलहाल एडजस्टमेंट नहीं है, अब हमको बैलेंस करना है। Now while balancing the accounts, what we are gonna do is, ध्यान देना, while balancing the account what we are gonna do, सबसे पहले अकाउंट बैलेंस करते वक्त सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल बैलेंस करेंगे। लाइन से कर, शेयर कैपिटल को बैलेंस कर, कितना आता है शेयर कैपिटल का बैलेंस, 3 लाख आता है। अब ये 3 लाख चला जाएगा जो तूने नोट बनाया था ये यहाँ पे शेयर कैपिटल में, यहाँ से वहाँ चला गया, ये समझा क्या, यहाँ से ये बैलेंस को मैंने यहाँ लिख दिया 3 लाख रुपए। अब रीडर के लिए पढ़ना आसान है, रीडर तो बैलेंस शीट पढ़ेगा ना, रीडर बैलेंस शीट पढ़ेगा, वो देखेगा कि बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के लिए नोट नंबर 1 बनाया हुआ है। रीडर पढ़ते वक्त क्या बोलेगा कि शेयर कैपिटल के लिए बैलेंस शीट में नोट नंबर 1 बनाया हुआ है, तो वो देखेगा कि शेयर कैपिटल 3 लाख का ब्रेकअप क्या है भाई, ऑथराइज्ड इतना है और इशूड पेड अप इतना है। तो क्या रीडर के लिए ये आसान हो जाता है कि पढ़ना, नहीं, हाँ या ना, क्या ये रीडर के लिए अब आसान है पढ़ना? वो वहीं चिवड़ा किया रहता मैंने तो दिक्कत हुई रहती, वहीं चिवड़ा किया रहता तो मेरे लिए दिक्कत हो गई रहती। समझा है तो थम्स अप दो, समझा है तो थम्स अप दो। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत है तो बोल दो, कोई दिक्कत है तो बोल दो। आगे बढ़ू यहाँ से, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगले रिजर्व एंड सरप्लस, जो अगला हेड है रिजर्व एंड सरप्लस, ये सबसे लास्ट में बैलेंस होगा। कब होगा मैं बताऊंगा। रिजर्व एंड सरप्लस बैलेंस, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस में कितना साल में कमाया, कितना साल में कमाया वो भी तो जाएगा ना। तो जब तक मैं पी एंड एल को बैलेंस ना कर लूँ रिजर्व एंड सरप्लस बैलेंस नहीं हो सकता। और पी एंड एल जब तक बैलेंस नहीं हो सकता जब तक इसको मैं नोट 4 बैलेंस ना कर दूँ। देख रहे हो विशियस साइकिल, समझ रहे हो, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो रिजर्व एंड सरप्लस अभी के लिए छोड़ दो, रिजर्व एंड सरप्लस अभी के लिए छोड़ दो, रिजर्व एंड सरप्लस अभी के लिए छोड़ दो, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस छोड़ दिया आपने। अब पीपीई को बैलेंस कर लो, पीपीई का बैलेंस आ गया 1,57,000। ये पीपीई यहाँ लाकर लिख दिया 1,57,000। रीडर पड़ेगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है 157। ये 157 कहाँ से आया? तो 157 में बिल्डिंग इतना है, मशीनरी इतना है, मोटर इतना है, फर्नीचर इतना है, उस पर डिप्रिसिएशन इतना है, तो बैलेंस आ गया 1,57,000। रीडर वहाँ से यहाँ आएगा, बनाते वक्त हम यहाँ से वहाँ जा रहे हैं बट रीडर पढ़ते वक्त वहाँ से यहाँ आता है। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? यस और नो में जवाब दो, हाँ या ना में जवाब दो। आगे बढ़ू यहाँ से। अगला क्या है, अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंस को बैलेंस करेंगे 2,10,900। ये चला गया बैलेंस शीट पी एंड एल के अदर एक्सपेंसेस में 2,10,900। नोट मैंने सारे बैलेंस कर लिए, मैंने नोट सारे बैलेंस कर लिए, बोल एक्सेप्ट। मैंने नोट सारे बैलेंस कर लिए एक्सेप्ट, बोल फटाफट बोल। हमने सारे नोट बैलेंस कर लिए एक्सेप्ट रिजर्व एंड सरप्लस, हमने सारे नोट बैलेंस कर लिए एक्सेप्ट रिजर्व एंड सरप्लस। समझा है तो थम्स अप दे दे फटाफट, समझा है तो थम्स अप दे दे, समझा है तो थम्स अप दे दे।
क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। आगे क्या होगा? नोट हमने सारे बैलेंस कर लिए एक्सेप्ट रिजर्व एंड सरप्लस में। अब आगे क्या करेंगे हम? इसको बैलेंस, ये जो है पी एंड एल को बैलेंस करो। पी एंड एल का बैलेंस कैसा? टोटल प्रॉफिट निकाल लो, सबसे टोटल इनकम निकाल लो। दिस इज विल बी कॉल्ड एज टोटल रेवेन्यू। इसको क्या बोलते हैं हम? टोटल रेवेन्यू। 1+2 किया, टोटल रेवेन्यू आ गया। टोटल एक्सपेंसेस निकाल ले। टोटल एक्सपेंसेस कितना हो गया तेरा? टोटल एक्सपेंसेस इज 5,46,900। बॉडी में गया, सिंपल टोटल है, मैथमेटिकल टोटल ले लिया हमने। अब देखो क्या निकालना है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी एंड एक्सेप्शनल आइटम। वो तो है ही नहीं, एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सेप्शनल आइटम नहीं है, तो डायरेक्ट मैं इसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोल दूँ तो चलेगा क्या? डायरेक्ट इसको मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोल दूँ तो चलेगा क्या? 1 - 4 दैट इज 7,600। 7,600 बॉडी में गया था, थम्स अप दे दे। डायरेक्ट मैं इसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स बोल दूँ, चलेगा? इसमें से लेस टैक्स, वैसे देखा जाए तो टैक्स भी है नहीं क्वेश्चन में, करंट टैक्स है नहीं क्वेश्चन में, जीरो है, तो ये तेरा आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7,600। क्लियर है? एंड दिस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये करंट ईयर का प्रॉफिट है ना। we have earned profit during the year, we have earned 7,600 ड्यूरिंग द ईयर। हमने 7,000, ओपनिंग बैलेंस था 8,000, साल भर में आपने 7,600 का कमाया, सॉरी साल भर का आपने 7,600 कमाया। समझाया तो थम्स अप दे, समझाया तो थम्स अप दे। जमता है? कोई दिक्कत है? जमता है? कोई दिक्कत है? आगे बढ़ूँ यहाँ से? आगे बढ़ जाओ। यहाँ इतना हो जाने के बाद यहाँ इतना हो जाने के बाद व्हाट विल नेक्स्ट, व्हाट विल बी नेक्स्ट, व्हाट विल बी द नेक्स्ट थिंग? इसको बैलेंस कर लें। इसमें आपको एक 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 अर्निंग पर शेयर निकालने बोला था, बेसिक डाइल्यूटेड एंड एवरीथिंग। इसका मैं एएस बताऊंगा, बट मेरे को पता अर्निंग पर शेयर निकालने का फॉर्मूला सिंपल है ना। यू हैव अर्न 7,600, तेरे नंबर ऑफ शेयर्स 3,000 है, तो डोंट यू थिंक इसको 7,600 डिवाइडेड बाय 3,000 किया तो तेरा अर्निंग पर शेयर निकल जाएगा। साल भर में एक शेयर पे कितना कमाया? 7,600 तूने कमाया, 3,000 शेयर्स थे। अर्निंग पर शेयर निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है? कितना आएगा? निकल अर्निंग पर शेयर कितना आएगा? अर्निंग पर शेयर 2.53। समझा है तो थम्स अप दे दे। अर्निंग पर शेयर आया 2.53, समझा है तो थम्स अप दे दे। क्लियर है? आगे बढ़ू यहाँ से? क्लियर है तो आगे बढ़ू यहाँ से। नेक्स्ट अर्निंग पर शेयर आ गया और वो सब हो गया। अब तेरा रिजर्व्स बैलेंस कर ले, रिजर्व एंड सरप्लस, क्योंकि बैलेंस शीट तब तक नहीं बैलेंस कर पाएंगा जब तक तू रिजर्व एंड सरप्लस बैलेंस ना कर ले। तो रिजर्व एंड सरप्लस बैलेंस कर ले। इसका बैलेंस आ जाएगा 1,40,600। बैलेंस कितना आ गया? 1,40,600। ये चला जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में 1,40,600, यहाँ से वहाँ 1,40,600, 1,40,600। क्लियर है? 1,40,600 क्लियर है? यस और नो? डन। अब बैलेंस शीट बैलेंस कर ले। कर बैलेंस शीट की टोटल 3,00,000 प्लस 1,40,600 प्लस 19,000 प्लस 18,500 प्लस 3,000, टोटल निकाले। योर बैलेंस शीट का टोटल विल बी 4,81,100। एंड यहाँ पे इसका लाइबिलिटी साइड का टोटल ले लिया, एसेट साइड का टोटल भी ले लिया, वो मैच कर गया। नाउ आर बैलेंस शीट इज कंप्लीट। नाउ आर बैलेंस शीट इज कंप्लीट। यानी अगर रीडर को हमारी बैलेंस शीट पढ़ना है तो कैसा पढ़ेगा? हाँ मस्त मस्त, ऐसा ऐसा वहाँ से शुरू करेंगे कि भाई इक्विटी में 3,00,000 रुपए कहाँ से लाया? नोट पढ़। रिजर्व्स में 1,40,600 है, कहाँ कहाँ से लाया? जनरल रिजर्व है 1,25, पिछले साल का प्रॉफिट है 8,000, इस साल का प्रॉफिट है 7,600, ट्रेड पेएबल एंड एवरीथिंग। समझा है तो थम्स अप दे। कैसा बनता है? समझा है तो थम्स अप दे। ये छोटा बैलेंस शीट था, समझा है तो थम्स अप दे एक बार। समझा है यहाँ तक? ये हमने छोटा बैलेंस शीट बनाया, वही अपना मुकेश भाई ने बड़ा बड़ा बैलेंस शीट बना रखा है। देख इसकी अब बैलेंस शीट पढ़ना हमारे लिए डिफिकल्ट है क्या? इसकी बैलेंस शीट पढ़ना अब हम सीख चुके हैं, हम बना सकते हैं क्या? देख प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वर्क मैनेजर,
कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट, अंडर डेवलपमेंट, तो ये इस सब को मिला के उसने नोट नंबर 1 बनाया। तो ये सारा डिटेल तेरे को नोट नंबर 1 में मिल जाएगा। सर हमको यकीन नहीं है, दिखाओ सर नोट 1 में कहाँ मिलेगा सर, हमको दिखाओ। ये देख ये रहा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। देख इसने थोड़ा अलग तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है। इसने देखिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये यहाँ पूरी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का ब्रेकअप है। इंटेंजिबल एसेट्स बोला तो देख इंटेंजिबल एसेट का ब्रेकअप यहाँ है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इतने हैं, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट इतने हैं। तो क्या यहाँ ब्रेकअप मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बोल जवाब दे, क्या यहाँ ब्रेकअप मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिलता है ना। जैसा ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वाला था, ठीक है, ये वाला जो था ये थोड़ा पीपी, उसका प्रेजेंटेशन अलग था। हमने तो क्या सिर्फ नोट का कॉलम बनाया है, उसने इनकम टैक्स को ध्यान में रखते हुए किया है। आप ये बनाना ना इनकम टैक्स में सीखोगे। ये जो है ना, ये जो टेबल इसने बनाया ना पीपीई के लिए, ये टेबल ग्रॉस ब्लॉक, डिप्रिशिएबल अमाउंट, नेट ब्लॉक, ये इनकम टैक्स की रिक्वायरमेंट है, कंपनी एक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। इनकम टैक्स में आप पढ़ोगे ग्रॉस ब्लॉक क्या होता है, नेट ब्लॉक क्या होता है, क्योंकि अल्टीमेटली दे हैव टू रिपोर्ट एज पर इनकम टैक्स एज वेल ना। तो वो इसने उस हिसाब से उसको बना के रखा हुआ है, इनकम टैक्स में पढ़ाया जाएगा आपको वो। तो एक कुछ और आसान वाला नोट देखते हैं कि नोट कैसा बनता है। एक आधा कोई, लेट्स फॉर एग्जांपल हम यही देखते हैं ना, अदर करेंट एसेट्स देख लेते हैं। अदर करेंट एसेट का नोट नंबर 11 है। तो अदर करेंट एसेट के लिए नोट नंबर 11, ये देख अदर करेंट एसेट यहाँ दिया हुआ है ना, बैलेंस विद कस्टम ड्यूटी, कस्टम अथॉरिटीज़ है, ये इतना बैलेंस उनसे रिसीवेबल है। अदर का उन्होंने ऐसा लिख दिया, अदर का ऐसा लिख दिया। अदर इंक्लूड प्रीपेड एक्सपेंस, क्लेम रिसीवेबल एंड एडवांस इंक्लूडिंग वेंडर बिंडर। तो उन्होंने उसका चीज़ फिर यहाँ डिटेल नीचे नोट में ऐसा नोट का नोट लिख दिया है, नोट का नोट लिख दिया। समझ में आया तो थम्स अप दो। आई होप समझ में, उन्होंने बड़ा बनाया है, उनका बैलेंस शीट बड़ा है, उनमें ज़्यादा आइटम है, हमारी बैलेंस शीट में कम आइटम थे, हमारी बैलेंस शीट में कम आइटम थे। ये सब प्रैक्टिकल लाइफ में करना है, आपको बनाते आना चाहिए। इतना डिटेल में बनती है बैलेंस शीट। जब आप आर्टिकल शिप करोगे तो आप बनाओगे ये सब बैठ के। अब जब आर्टिकल शिप करोगे तब आपको याद आएगा कि हाँ कृष्णा सर ने ऐसा सब क्लास में पढ़ाया हुआ है। एग्जाम में किस्मत अच्छी रही तो क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में किस्मत अच्छी रही तो क्वेश्चन आते हैं, बट इतना हल्का क्वेश्चन नहीं आएगा, थोड़ा डिफिकल्ट आएगा। हम बढ़ेंगे, मेरे को कंसेप्ट बिल्ड करना था इसलिए मैंने एक हल्का सा क्वेश्चन लिया है। मज़ा आई क्या? समझ में आया क्या आज का कंसेप्ट, आज का क्वेश्चन, आज का लॉजिक समझ में आया पूरा? हेड्स एंड एवरीथिंग। वेलकम टू सी ए इंटर बोले सर, है ना, वेलकम टू सी ए इंटर। चलिए आई होप क्लियर है सभी के लिए। एक क्वेश्चन होमवर्क है, एक क्वेश्चन छोटा सा आपके लिए होमवर्क है। मैंने वैसे नोट्स आपके ग्रुप में शेयर कर रखे हैं, उसका प्रॉब्लम नंबर 2 होमवर्क है। मैंने कल ही नोट्स आपके ग्रुप में शेयर किए हुए थे, इसका प्रॉब्लम नंबर 2 आप सब होमवर्क में करके लेके आएंगे। क्लियर है क्या? होमवर्क सभी को समझ में आया तो थम्स अप दो। प्रॉब्लम नंबर 2 सिंपल है, इसमें भी एडजस्टमेंट दिया हुआ नहीं है, इसमें भी एडजस्टमेंट दिया हुआ नहीं है। मैं कुछ हेड वेड नहीं बता रहा, मैं आज हेड्स नहीं बता रहा, आपको तरीका बताया मैंने। आप जाओ घर पे एक बार बढ़िया ट्राई करो, ये होमवर्क में ट्राई करके आना। प्रॉब्लम नंबर 3 जो खतरों के खिलाड़ी है वो चाहे तो इसको भी होमवर्क में ट्राई कर सकते। इसमें कुछ एडजस्टमेंट दिए हुए और कोई एडजस्टमेंट नए नहीं है, वो सारे एडजस्टमेंट वही है जो आप फाउंडेशन में पढ़ चुके हो। क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री किया जाता है ट्रेडिंग के डेबिट में, ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के एसेट साइड में। यहाँ ट्रेडिंग का क्रेडिट नहीं है, चेंजेस इन इन्वेंट्री से माइनस होगा। ट्रेडिंग का क्रेडिट नहीं है, ये चेंजेस इन इन्वेंट्री से माइनस होगा और बैलेंस शीट के एसेट साइड में इन्वेंट्री में। एडजस्टमेंट के डबल इफेक्ट ना। डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन पी&एल के डेबिट में, यहाँ पी&एल का डेबिट नहीं है, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन है और एसेट्स में से माइनस होगा, रिस्पेक्टिव एसेट्स में से माइनस करेंगे हम। समझा क्या? समझा क्या? एक बार ट्राई करके आना, यू नेवर नो, शायद आपको जम जाए, ट्राई करके तो आप। प्रॉब्लम नंबर 1 होमवर्क है, करके ही आना है, और प्रॉब्लम नंबर 2 होमवर्क है, करके ही आना है। प्रॉब्लम नंबर 3 इफ यू वांट यू कैन ट्राई, प्रॉब्लम नंबर 3 इफ यू वांट यू कैन ट्राई। ठीक है, कोई दिक्कत है तो पूछो। कल हम ये चैप्टर खत्म करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 3 और एक प्रॉब्लम नंबर 4, बस इतना बाकी है। तीनों प्रॉब्लम हम कल डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को फिनिश ऑफ करेंगे। क्लियर है क्या? हाँ या ना, यस और नो? कोई डाउट है तो पूछ ले, नहीं तो थम्स अप दे दे, आज हम यहीं रुकते हैं फिर। कोई डाउट है तो पूछ। इफ़ यू गाइज हैव एनी छोटा मोटा नाटा खाटा कोई भी डाउट है तो पूछ ले, अदरवाइज विल कंटिन्यू टुमारो, हम इसको आगे कंटिन्यू कल करेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।